नमस्कार, आप सबका स्वागत है तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर। और आज अपन बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, उन प्रश्नों के बारे में जो आपकी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, चाहे वो वन रक्षक की हो, चाहे सेट की हो, चाहे वो रीट की हो, चाहे वो एलडीसी की हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड की हो, और आने वाली जो बड़ी भर्तियां जिसमें सब इंस्पेक्टर या आरएस हो, छूटेगा कुछ भी नहीं। क्योंकि ये क्लास है जिस क्लास के अंदर एक एक सवाल का एक एक जो टॉपिक होता है उसका पोस्टमार्टम होता है। पहला सवाल अपनी स्क्रीन पर वो है कि राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? नाथद्वारा, उदयपुर, बूंदी और जोधपुर। इतना बेहतरीन सवाल पूछा है आपसे, इसका आपको क्या देना है? आंसर देना है। देखिए आंसर है इसका सही करेक्ट आंसर वो क्या है आपको? वेरी गुड, राइट आंसर है भाई इसका नाथद्वारा में। कहां पर है? राजस्थान के अंदर एक जिला है नाथद्वारा जिला, और नाथद्वारा एक स्थान है जो किस जिले में है भाई? नाथद्वारा है राजसमंद में। और राजसमंद के अंदर क्या मनाई जाती है भाई? गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। अब अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा ये कब मनाई जाती है? ये भी पूछा जा सकता है कि नाथद्वारा के अंदर गुलाबी गणगौर कब मनाई जाती है? तो चैत्र शुक्ल पंचमी के दिन मनाई जाती है। यानी चैत्र महीना होता है ना, चैत्र वाला, आपने हिंदू नववर्ष का पहला कैलेंडर जो महीना होता है विक्रमी कैलेंडर, उसके अंदर, ये भी आपको याद रखना है। तो इसके बारे में आपसे सवाल ये पूछा जाएगा और आपको आंसर देना कि सर नाथद्वारा की है। और अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा राजस्थान के अंदर जो गणगौर है, राजस्थान के अंदर जो गणगौर है वो किस माह में मनाया जाता है? तो आप कहोगे सर राजस्थान में गणगौर चैत्र माह में मनाया जाता है। कौन से माह में? चैत्र माह में मनाया जाता है। और लगभग 18 दिन तक मनाया जाता है। कितने दिन तक? 18 दिन तक मनाया जाता है गणगौर। आपको ये भी पता होना चाहिए कि गणगौर राजस्थान में सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार है। तो अगर आपसे सवाल पूछे राजस्थान में सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार कौन सा है, तो सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार वो है, वो आपको याद रखना है भाई, ये वाला है। कौन सा वाला है? गणगौर है, ये याद रखना है। ठीक है, आगे बात करता हूं मैं आपको राजस्थान की कुछ गणगौर के बारे में आपको पूछा जाएगा। जैसे आपसे सवाल पूछा जाएगा राजस्थान की वह रियासत जो क्या नहीं मनाती है भाई? गणगौर नहीं मनाती है। तो राजस्थान की एक ऐसी रियासत है जो गणगौर नहीं मनाती है। कौन सी रियासत है? तो बूंदी रियासत। याद रखना, राजस्थान के इतिहास में एक रियासत है बूंदी रियासत जो क्या नहीं मनाती है भाई? बूंदी के अंदर गणगौर नहीं मनाई जाती है। अब बूंदी में गणगौर क्यों नहीं मनाई जाती है? तो बूंदी के लोग गणगौर नहीं मनाते हैं, इसका कारण यह है कि गणगौर का दिन था और गणगौर की सवारी को कहते हैं कि उसको लेके जा रहे थे। यानी जो बूंदी के एक शासक थे जिनका भाई था, जिनका नाम था जोध सिंह आड़ा, और जोध सिंह आड़ा कहते हैं कि गणगौर के दिन जो गणगौर के अंदर गणगौर की जो मूर्ति होती है उस मूर्ति के साथ कहते हैं नाव पलटने के कारण जैत सागर झील में डूब जाता है। और बूंदी में उस दिन से गणगौर पर रोक लग जाती है, कोई गणगौर मनाता नहीं है। और बूंदी के अंदर एक कहावत प्रसिद्ध हो गई थी, आड़ो ले डूबियो गणगौर। अगर सवाल ये पूछा जाता है आड़ो ले डूबियो गणगौर, अर्थात राजस्थान की वह रियासत जो क्या नहीं मनाती है भाई? गणगौर त्योहार नहीं मनाती है, तो आप कहोगे सर बूंदी रियासत है। कौन सी है भाई? बूंदी रियासत है। अब आगे देखिए, अगला सवाल आपके सामने पूछा जाएगा और उसका आपको सटीक और सही तरीके से जो जवाब देना है। जैसे आपसे सवाल पूछा जाएगा कि कर्नल जेम्स टॉड है, उस कर्नल जेम्स टॉड ने कहाँ की गणगौर का वर्णन किया, कहा कि भाई यहाँ की गणगौर बड़ी रोचक गणगौर है। तो कर्नल जेम्स टॉड अपनी पुस्तक लिखता है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के अंदर कर्नल जेम्स टॉड ये कहता है, साहब मैंने बहुत सारी गणगौर देखी है, लेकिन मैंने उदयपुर जीती गणगौर, उदयपुर की जो गणगौर है उस उदयपुर की गणगौर जैसी रोचक गणगौर कहीं नहीं देखी। तो सवाल आपसे पूछा जाएगा कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान में कहाँ की गणगौर को रोचक गणगौर बताया था? तो रोचक गणगौर बताया था उदयपुर को। अब देखिए अगला सवाल आपसे ये पूछा जाएगा राजस्थान की वह रियासत जिसके अंदर कहते हैं कि बिना ईश्वर की गणगौर मनाई जाती है। तो अगर ये भी पूछ ले कि भाई हमारे राजस्थान के अंदर ये बिना ईश्वर, अर्थात बिना ईश्वर का मतलब क्या हुआ कि बिना शिव के जो गणगौर मनाई जाती है वो कहाँ मनाई जाती है? तो बिना ईश्वर की गणगौर आपसे पूछे तो आप कहोगे सर जैसलमेर में। कहां पर? जैसलमेर के अंदर बिना ईश्वर की क्या मनाई जाती है? गणगौर मनाई जाती है। जैसलमेर वाले केवल गणगौर यानी पार्वती की पूजा करते हैं, भगवान शिव की पूजा नहीं करते। इसका कारण ये था कि बीकानेर वालों ने आक्रमण किया था जैसलमेर पर, और जैसलमेर पर अचानक आक्रमण करके उन्होंने क्या किया, जैसलमेर के अंदर जो गणगौर को लूटने के लिए आए थे, तो वो गणगौर तो बच जाती है लेकिन ईश्वर जी को अपने साथ बीकानेर लेके चले जाते हैं। तो जैसलमेर के जो अपने ईश्वर जी हैं वो ईश्वर जी बीकानेर वालों के पास है।
इसीलिए ये बिना ईश्वर की क्या मनाते हैं भाई, गणगौर मनाते हैं। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है, क्योंकि सवालों के पास में ही आपको क्या मिलेंगे, बेहतरीन और गजब के सवाल मिलेंगे। अगर आपको ये क्लास लगातार अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो मेरे भाई इसको लाइक करना नहीं भूले और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना भूलें। अब देखिए अगला सवाल मैं आपको इसी से रिलेटेड बता रहा हूं। जैसे आपसे सवाल पूछा जाएगा, राजस्थान के अंदर धींगा गणगौर कहाँ मनाई जाती है, कौन सी गणगौर, धींगा गणगौर कहाँ मनाई जाती है तो ये मनाई जाती है भाई जोधपुर में। कहाँ मनाई जाती है, जोधपुर में। इसके अलावा कहते हैं कि धींगा गणगौर उदयपुर में भी मनाई जाती है। कहाँ मनाई जाती है, उदयपुर में भी मनाई जाती है, ये याद रखना है, ठीक है भाई। और अगला सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है गणगौर से रिलेटेड कि भाई ये जो गणगौर है राजस्थान के अंदर, इसमें किसकी पूजा होती है, शिव और पार्वती की पूजा होती है। किसकी, शिव और पार्वती की पूजा होती है, ये भी आपको याद रखना। यहाँ पे गण और गौर दोनों देर गए। गण का मतलब शिव हुए, गौर का मतलब वो है पार्वती। और गणगौर किसका प्रतीक माना जाता है, गण और गौर। तो गण और गौर सवाल आपसे पूछे, प्रतीक किसका माना गया है, गौने का। गौने का मतलब होता है ससुराल। क्या होता है भाई, ससुराल। तो कहता है कि गणगौर के दिन पार्वती होती है वो कहाँ जाती है भाई, शिव के साथ अपने ससुराल जाती है। गणगौर के दिन भगवान शिव का गौना हुआ था। क्या हुआ था, गौना, यानी शिव जी पार्वती को अपने साथ अपने घर लेके गए, अर्थात पार्वती अपने ससुराल गई। ये आपको क्या रखना है भाई, याद रखना है। सवाल और भी ऐसे कई सारे बनते हैं, लेकिन ये फैक्ट वाले सवाल ने जो आपके एग्जाम के डायरेक्ट सीधे पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल का आपको जवाब देना है, सही और सटीक जवाब देना है। सवाल ये पूछा है, संत पीर शाह अली, संत क्या है, एक पीर है जिनका नाम है शाह अली और दूसरे का नाम है तुकनगीर। इन लोगों ने लगभग 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की, यानी शाह अली और तुकनगीर के द्वारा कौन से ख्याल की रचना की गई, बताइएगा भाई। ख्याल भारमली, चांद नीलगिरी, तुरा कलंगी या मीरा मंगल। बेहतरीन सवाल का सटीक आंसर देना है, बता दीजिए भाई। भरत केतु, विजय दांदू, केडी एडिट्स, राजू सिद्धप, जीवराज दांदू, बताइएगा भाई। ये तीन तो भाई बैठे हैं इसमें लगातार अलग अलग फोन लेके। पूजा देवीलाल, भारती केतु, बताइएगा भाई। अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है और सटीक आंसर दीजिएगा भाई। जितेंद्र महावर, कैलाश चंद्र, माया रावल, सोनू लोहिया, अर्जुन मीणा, विजय दांदू, राज खटीक, बताइए। कैलाश चंद्र, कविता वर्मा, केडी एडिट्स, बताओ भाई। प्रेम शर्मा। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है भाई। हमारे राजस्थान के अंदर एक है तुरा और कलंगी। तुरा और कलंगी अगर पूछे मेवाड़ में कहाँ का प्रसिद्ध है, तो आप कहोगे सर मेवाड़ के अंदर एक जिला है चित्तौड़गढ़। कौन सा गढ़ है भाई, चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहते हैं कि दो संत होते हैं, और दो संत कौन होते हैं भाई, एक तो होता है मुस्लिम संत और एक होता है हिंदू संत। एक होते हैं मुस्लिम और एक कौन होते हैं, हिंदू होते हैं। और जो मुस्लिम होते हैं उनका क्या नाम होता है भाई, तुकनगीर होता है। क्या नाम होता है भाई, तुकनगीर होता है। सॉरी, हिंदू के जो मुस्लिम होते हैं उनका नाम होता है शाह अली। तो शाह अली और तुकनगीर ने इसकी क्या की थी, शुरुआत की थी। ये आपको याद रखना, एक हिंदू थे और एक मुस्लिम थे, इन्होंने इसकी क्या की थी, शुरुआत की थी। ये कहाँ की प्रसिद्ध है, चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना भाई। स्वयं सैनी। अब देखो अगला सवाल, और इसी से रिलेटेड आपसे सवाल पूछा जाएगा कि ये किसका प्रतीक है, तो ये शिव और पार्वती का प्रतीक है। किसका प्रतीक है भाई, शिव पार्वती का प्रतीक माना गया है इसको। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। इसमें जो काव्यात्मक संवाद होते हैं, कभी पूछ ले कि सवाल ये पूछे कि तुरा कलिंगी ख्याल में जो काव्यात्मक संवाद होते हैं उनको क्या कहते हैं, तो काव्यात्मक संवाद को यहाँ पर क्या कहा जाता है, बोल कहा जाता है। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है, क्योंकि बेहतरीन सवाल बनेंगे और गजब के सवाल बनेंगे भाई। आगे बात करते हैं अगले सवाल की तरफ, और बेहतरीन सवाल की तरफ। सवाल आपसे क्या पूछ रहा है, सवाल आपसे ये इतना अच्छा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भाई, देखो ये और इनमें से एक मंदिर है वो सुमेलित नहीं है। क्या पूछा है भाई, इनमें से कौन सा मंदिर सही सुमेलित है, सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। 4 मंदिर दे रखे हैं, इनमें से एक मंदिर है वो सुमेलित है। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा मंदिर है वो सही सुमेलित है। अच्छा और बेहतरीन सवाल है और इसका आपको आंसर देना है। क्या देना है भाई, आंसर देना है। अभी हम 23 रन पर खेल रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, हमारे रन रेट को क्या करना होगा, आगे बढ़ाना होगा। और आगे बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करना है। तो वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा और जवाब भी देते रहिएगा भाई। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, एकलिंग जी का मंदिर माउंट आबू में है, बहुत बढ़िया भाई। सूर्य मंदिर उदयपुर में है, ओ इससे भी अच्छा। देलवाड़ा होशिया के अंदर,
करणी माता मंदिर, देशनोक। अब इसमें से कौन सा सही मैच हो रहा है बताइएगा भाई। सोनू लोहिया ने गजब का आंसर दिया है भाई, बहुत बढ़िया। राजू जालप, स्वयं सैनी, आंसर तो दे दे भाई। माया रावल, माया रावल, हाँ केडी एडिट्स। तो सवाल आपसे पूछा है, इनमें से जिन जिन का मैंने नाम लिया है ना, उन सब ने गलत बताया है। क्या बताया है भाई? गलत बताया है। श्योर क्या है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? भाई साहब, करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर के अंदर है। कहां पर है? करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में है। करणी माता आपको पता है, जिनको काबों वाली देवी कहा जाता है, या फिर इनको कहा जाता है चारणों की कुल देवी। चारणों की क्या कहा जाता है? कुल देवी कहा जाता है। राठौड़ों की आराध्य देवी कहा जाता है। राठौड़ों की कैसी देवी कहा जाता है? आराध्य देवी कहा जाता है। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। लेकिन अब पहले मंदिर के बारे में बात हुई है, एकलिंग जी के मंदिर में, तो एक एक मंदिर के अंदर चलेंगे और इस मंदिर से संबंधित सारे सवालों को क्लियर कर देते हैं जो आपके दिमाग में है। तो पहले तो वीडियो को लाइक करना है अपने को कि एकलिंग जी का मंदिर, पहली बात तो आपसे पूछा जाएगा कहाँ है। तो एकलिंग जी का जो मंदिर है ना भाई मेरे, वो आपके है उदयपुर में। उदयपुर में कहां पर है? तो उदयपुर में है कैलाशपुरी के अंदर। कैलाशपुरी कहां पर है? उदयपुर के अंदर है। अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा, भाई साहब इस मंदिर का निर्माता कौन था? हु इज द बिल्डर ऑफ एकलिंग टेम्पल? तो निर्माता था भाई इसका अपने एक व्यक्ति, और उस व्यक्ति का क्या नाम था भाई? उस व्यक्ति का नाम बताओ भाई। कौन सा रावल? बप्पा रावल। तो बप्पा रावल ने इसका क्या करवाया था भाई? निर्माण करवाया था। दूसरी बात आपसे पूछा जाएगा इसी मंदिर के बारे में कि ये एकलिंग जी कौन है? तो ये गोहिल या फिर आप कहोगे सिसोदिया। गोहिल या जो सिसोदिया है, उनके कैसे देवता है भाई? कुल देवता है। कैसे देवता है भाई? कुल देवता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। कई बार आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि मेवाड़ के शासक जब भी अपनी राज्यों की सीमा से बाहर जाते थे, अपने राज्यों की सीमा से बाहर जाते थे, तब वो एकलिंग जी के मंदिर में जाते थे और एकलिंग जी से हाथ जोड़कर क्या मांगते थे? आशीर्वाद मांगते थे। उसको क्या कहा जाता था? ये क्या कहा जाता था, उसके बारे में आपको बताना था। तो यहाँ पर कहते हैं कि गुहिल वंश अपने राज्य से बाहर जाते थे, तो यहाँ पर देव बाप जी से क्या लेते थे? अपने बाप जी से हाथ जोड़ते थे, और उसको क्या कहा जाता था? आस्का लेना कहा जाता था। कौन सा लेना कहा जाता था? आस्का लेना कहा जाता था। फिर आपसे यही सवाल आगे पूछा जाएगा इसी के बारे में कि बताओ भाई, ये सवाल जो आपसे पूछा जाएगा, और आपसे पूछा जाएगा कि इस मंदिर का पुनः निर्माण किसने करवाया? एकलिंग जी के मंदिर का पुनः निर्माण करवाने वाला आदमी था महाराणा मोकल। मोकल कौन था? तो कुंभा का बेटा था। कौन था भाई? कुंभा का बेटा था। लेकिन आपसे सवाल पूछा जाएगा, इस मंदिर को वर्तमान स्वरूप किसने दिया था? जो आज वाला मंदिर है, इसको वर्तमान स्वरूप देने वाला आदमी था रायमल। कौन था भाई? रायमल था, कुंभा के पापा और रायमल के दादा। फिर आपसे इसी मंदिर के बारे में पूछा जाएगा, ये जो मंदिर है, इस मंदिर के अंदर कौन से संप्रदाय की प्रधान पीठ है? तो पाशुपत संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? पाशुपत संप्रदाय। और पाशुपत संप्रदाय को ही क्या कहा जाता है भाई? पाशुपत संप्रदाय, या फिर लकुलिश मंदिर है यहाँ पर। कौन सा? पर लकुलिश मंदिर है, ये भी आपको याद रखना है। लकुलिश मंदिर, लकुलिश मंदिर है। और एक बात और भी याद रखना है कि ये पाशुपत संप्रदाय की कैसी पीठ है? प्रधान पीठ है। ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं, ये एकलिंग जी के मंदिर में भाई रट लेना, पढ़ लेना, इसमें से बाहर नहीं जाने वाला है। आगे बात करता हूं मैं आपके सामने, अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूं। और अगला सवाल में अपना ऑप्शन दे रखा है सूर्य मंदिर। तो मेरे भाई, आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि सूर्य मंदिर कहाँ कहाँ पर है? तो राजस्थान के अंदर जो जितने भी सूर्य मंदिर है, वो भी आपको याद रखना है कि भाई राजस्थान में सूर्य मंदिर कहाँ कहाँ पर है। तो राजस्थान के अंदर जब बात होगी सूर्य मंदिर के बारे में, तो देखिए राजस्थान में कौन कौन से सूर्य मंदिर है। तो याद रखना है भाई, एक तो अपने है कहाँ पर? सूर्य मंदिर। ये जो भगवान सूर्य है, वो सूर्य मंदिर आपसे पूछा जाएगा, ये मंदिर कहाँ कहाँ पर है। तो भगवान सूर्य से रिलेटेड मंदिर आपको याद रखना, एक तो कुंभलगढ़ दुर्ग में है। कौन से गढ़ में है भाई? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर है। कुंभलगढ़ दुर्ग कहां पर है? तो राजसमंद में है। उसके बाद एक मंदिर है भाई गलता जी के अंदर। गलता जी कहां पर है? गलता जी जयपुर के अंदर है। गलता जी जयपुर के अंदर है, यहाँ पर भी एक सूर्य मंदिर है। उसके बाद आपको पता होगा रणकपुर के अंदर जैन मंदिर भी है, और रणकपुर पाली के अंदर भी एक सूर्य मंदिर है। ये भी आपको याद रखना है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा, बेहतरीन सवाल पूछा जाएगा, एक मंदिर कहां पर है? जैसलमेर के अंदर है। कहां पर है भाई? जैसलमेर के अंदर है। एक है ओशिया में। कहां पर है भाई? ओशिया में है। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। और कहां पर है भाई? एक है भीनमाल के अंदर। भीनमाल कहां पर है भाई? भीनमाल जालोर के अंदर है।
कहाँ पर है, जालोर के अंदर भी एक सूर्य मंदिर है। एक मंदिर और है, उसके बारे में भी याद रखना, उसका नाम है गंगरापुर। कौन सा पुर है भाई, गंगरापुर है। और गंगरापुर कहाँ पर है भाई, गंगरापुर का सूर्य मंदिर है चित्तौड़गढ़ में। कौन से गढ़ में है, चित्तौड़गढ़ में। लेकिन आपको पता होगा कि जो दुनिया का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है वो कहाँ पर है भाई, भुवनेश्वर के अंदर है। भुवनेश्वर किसकी राजधानी है, उड़ीसा की राजधानी है। और राजस्थान का जो ओसिया का जो सूर्य मंदिर है वो ज्यादा फेमस है, इसलिए ओसिया को राजस्थान का क्या कहा जाता है, भुवनेश्वर कहा जाता है। और ओसिया को राजस्थान का भुवनेश्वर कहने के पीछे जो पर्पज है वो यही है कि इस मंदिर का निर्माण और जो सूर्य मंदिर है कौन सा वाला, भुवनेश्वर मंदिर का निर्माण लगभग लगभग एक जैसा दिखता है, इसलिए ओसिया को राजस्थान का कौन सा स्वर कहा जाता है भाई, भुवनेश्वर कहा जाता है। याद रखना मेरे भाई, सवाल यहां से बाहर नहीं जाने वाले हैं, सवाल इसमें से एक भी क्या नहीं जाने वाला है, बाहर नहीं जाने वाला है। उसके बाद देखिए अगला मंदिर जिसका नाम है देलवाड़ा, और देलवाड़ा का मंदिर है वो कहां पर है, ओसिया के अंदर नहीं है, तो देलवाड़ा का मंदिर कहां पर है। तो देखो भाई, देलवाड़ा मंदिर के बारे में आपसे पूछे तो आप क्या जवाब दोगे, सटीक जवाब देना है आपको। आपको आंसर देना है कि सर देलवाड़ा का जो मंदिर है वो सिरोही के अंदर है। किस जिले के अंदर है, सिरोही के अंदर है, ये याद रखना है। अब आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा, देलवाड़ा मंदिर के बारे में इतना अच्छा सवाल पूछा जाएगा कि आपको इसका जवाब देना होगा कि ये तो सर इसमें चालुक्य स्थापत्य कला का प्रभाव दिखता है, यानी इसमें चालुक्य स्थापत्य का प्रभाव दिखता है, मतलब इसका निर्माण हुआ उस समय यहाँ पर चालुक्य शासकों का प्रभाव हुआ करता था। इसके अलावा ये राजस्थान का ऐसा मंदिर है जिसके ऊपर डाक टिकट जारी हो चुका है। कौन सा टिकट, डाक टिकट जारी हो चुका है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि ये कैसा मंदिर है, तो ये श्वेताश्व कैसा है भाई, श्वेतांबर जैन मंदिर है। श्वेतांबर जैन मंदिर है। जैन मंदिर, अब देखो जैन धर्म दो भागों में है, एक दिगंबर और एक श्वेतांबर, तो ये जैन श्वेतांबर मंदिर है, ये भी याद रखना है आपको। स्पेशल बात इस मंदिर के बारे में क्या है, तो याद रखना इसको ये इस मंदिर के अंदर 5 मंदिरों का समूह है, 5 मंदिरों का क्या है, समूह है, और इसे सर्वश्रेष्ठ जैन मंदिर का दर्जा दिया गया है। कैसा भाई, कहा कि भाई जैन मंदिर और भी है लेकिन ये सर्वश्रेष्ठ जैन मंदिर का इसको क्या दिया गया है, दर्जा दिया गया है। ये भी आपको याद रखना है देलवाड़ा के मंदिरों के बारे में, ठीक है भाई। ऐसे सवाल भी बेहतरीन सवाल है जो आपकी परीक्षा में सीधा पूछ लिया जाता है। जैसे सवाल आपको पूछ लिया, आपको याद ही नहीं, और सवाल पूछा राजस्थान का वह जैन मंदिर जिसके ऊपर डाक टिकट जारी हुआ, आप कहोगे सर ये राजस्थान का वह जैन मंदिर जहां पर 5 जैन मंदिरों के समूह हैं, ये हो गया। फिर आपसे सवाल पूछ लिया कि राजस्थान का वह जैन मंदिर जिसको अन्य जैन मंदिरों की तुलना में सर्वश्रेष्ठ जैन मंदिर का दर्जा दिया गया है, तो वो कौन सा है भाई, ये वाला मंदिर है। ये आपको याद रखना कि इसके अंदर 5 मंदिरों का समूह है, डाक टिकट जारी हो चुका है। राजस्थान में निर्मित वह जैन मंदिर जिसका निर्माण चालुक्य शासकों के समय हुआ, तो वो कौन सा कहोगे आप, ये वाला मंदिर। तो सवाल के अंदर क्या मिलता है भाई, सवाल मिलता है और उसको आपको क्या करना होता है भाई, पढ़ना पड़ता है। क्या करता है भाई, पढ़ना पड़ता है। बेहतरीन सवाल का बेहतरीन सभी तरीके से आपको क्या देना पड़ता है, जवाब देना है। बेरोजगारी का दौर भयंकर है। आज के दौर में सबसे बड़ी बेइज्जती ये होती है कि सर मैं क्या हूं भाई, मैं तैयारी कर रहा हूं, और अगर आप किसी के पास खड़े हो जाओ और आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है और आपका वाकपटु वगैरह सब कुछ हो, लेकिन आपके पूछे कि भाई साहब आपका प्रोफेशन क्या है, तो मैं तो एलडीसी की तैयारी कर रहा हूँ, रीट की तैयारी कर रहा हूँ, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी। ठीक है, तू तैयारी कर, तेरे जैसे बहुत लोग लाखों की संख्या में तैयारी कर रहे हैं। तो ये चीज होती है, इसलिए इस दौर से गुजरना है तो स्मार्ट स्टडी को अपनाना पड़ेगा। बिना स्मार्ट स्टडी के आपको जो सफलता है बहुत लेट मिलेगी, और वो मिलेगी तब तक आप काफी कुछ गंवा चुके होंगे। ठीक है भाई, आगे सवाल बढ़ते हैं और अगले सवाल के बारे में पढ़ते हैं। अगला सवाल है जिसके बारे में आपको बता दूं, करणी माता के बारे में। करणी माता के बारे में आपको 3-4 बातें याद रखनी है जो आपकी सीधी सीधी सवाल में पूछी जाती है। जैसे ये चारणों की कुल देवी है, चारणों की कुल देवी है, ये तो आपको पता ही है। फिर आपको क्या पूछा जाएगा कि ये आराध्य देवी किसकी है, तो आराध्य देवी है भाई राठौड़ों की। आराध्य देवी किसकी है भाई, राठौड़ों की है। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। इनके बचपन का नाम पूछा जाएगा, कई बार पूछ लिया जाता है। बचपन में इनको रिद्धिबाई कहा जाता था। ठीक है, थारो नाम है रिद्धिबाई, चारण कुल में जाई, ऐसे बहुत सारे लोकगीत भी बनते हैं। रिद्धिबाई या रिद्धुबाई है, ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। फिर आपको ये भी याद रखना है कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, ये भी पूछ लिया जाता है। तो इनका जन्म होता है भाई सुआप गांव के अंदर। सुआप गांव कहाँ पर है, सुआप गांव जोधपुर के अंदर है, ये भी आपको याद रखना है। तो करणी माता का जन्म जोधपुर के अंदर हुआ था, ये तो आपको याद रखना ही है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि करणी माता के मंदिर में विश्व का
सबसे बड़ा चांदी का दीपक रखा गया है। विश्व का सबसे बड़ा कैसा दीपक है भाई? चांदी का दीपक किसी मंदिर में रखा गया है, तो वो करणी माता के मंदिर में रखा गया है, ये भी आपको याद रखना है। फिर देखिए इसके यहाँ इस मंदिर के अंदर दो कढ़ाइयां हैं, सावन और भादवा, ये यहाँ पर क्या रखी गई है भाई? कढ़ाइयां रखी गई हैं, ये भी आपको याद रखना। कई बार पूछ लिया जाता सावन भादो कढ़ाइयां किस मंदिर में रखी गई है। और इस मंदिर के सामने एक देवरा बना हुआ है, देवरा मतलब है छोटा मंदिर, और उस वो देवरा किसका भाई? दशरथ मेघवाल का। अब आप पूछोगे सर दशरथ मेघवाल वहां क्यों गया था? तो दशरथ मेघवाल करणी माता की गायें चराता था, ये ग्वाला था। क्या था? ग्वाला था। और इसका जो मंदिर है वो भी, इसका जो देवरा है करणी माता के मंदिर के सामने बना हुआ है, ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। देशनोक बीकानेर में इनका मंदिर है, ये भी याद रखना है। आगे बात करते हैं। और हाँ बिल्कुल, जोधपुर किले की नींव रखी थी, जोधपुर दुर्ग की इन्होंने क्या रखी थी? जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, उस मेहरानगढ़ दुर्ग की इन्होंने क्या रखी थी? नींव रखी थी। करणी माता का मेला हमेशा याद रखना नवरात्रों में आयोजित होता है, और करणी माता के मेले के अंदर कौन नहीं जाते हैं भाई? जो कपिल मुनि को मानते हैं ना, वो करणी माता के मंदिर में नहीं जाते हैं, ये आपको याद रखना, इनके मेले में नहीं जाते हैं। आगे बात करते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। बेहतरीन सवाल होगा। और क्या पूछ रहा है आपसे? आपसे तो ये पूछ रहा है कि अजमेर के विलय के समय वहां का मुख्यमंत्री कौन था? देखो भाई, अजमेर का जो विलय हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को अजमेर को राजस्थान में क्या मिला दिया जाता है? राजस्थान में। ये जो अजमेर था उस समय कहते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश था। केंद्र शासित प्रदेश था, इसका मतलब यहाँ पर यह था कि यहाँ पर डायरेक्ट किसका अधिकार था भाई? अंग्रेजों का अधिकार था, डायरेक्ट अंग्रेजों की हुकूमत थी। ठीक है, ये तो आपको याद ही रखना है। फिर देखिए आगे बात करते हैं कि ये जो अजमेर है, ये जो अजमेर है, इस अजमेर के अंदर अपने जो सीएम कौन थे वो आपको याद है ना? हाँ, राजस्थान का एकमात्र ऐसा जहां पर विधानसभा थी, और यहाँ पर विधानसभा चुनाव होते हैं, विधानसभा की 30 सीटें होती हैं, और इस विधानसभा को उस समय धारा सभा भी कहा जाता था, ये भी याद रखना। सवाल पूछा गया है कि अजमेर में विधानसभा में कितनी सीटें थी? 30 सीटें थी, और सभा का क्या नाम था? धारा सभा नाम था। ये तो आपको याद रखना ही रखना है। अब इसका सटीक आंसर आपको देना है। सटीक आंसर क्या है बताइएगा भाई? हरिभाऊ उपाध्याय थे। हाँ, तो हरिभाऊ उपाध्याय अजमेर के रहने वाले थे, और इनको कहते हैं कि अजमेर के विलय के समय वहां का मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन एक बार सवाल पूछा जाएगा, जब अजमेर का राजस्थान में विलय हुआ उस समय राजस्थान के सीएम कौन थे? तो राजस्थान के सीएम उनके बारे में पूछे तो आप कहोगे सर आधुनिक राजस्थान के निर्माता, जिनका नाम था मोहनलाल सुखाड़िया। और मोहनलाल सुखाड़िया उस समय राजस्थान के क्या थे भाई? सीएम थे, ये याद रखना है आपको। और अजमेर का जब राजस्थान में विलय होता है 1 नवंबर 1956 को, राजस्थान के राज्यपाल भी कौन होते हैं भाई? राज्यपाल होते हैं गुरुमुख निहाल सिंह। कौन होते हैं भाई? गुरुमुख होते हैं। और गुरुमुख कौन होते हैं भाई? गुरुमुख निहाल सिंह होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ऐसे सवाल भी परीक्षाओं में अक्सर क्या कर लिए जाते हैं? पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। और अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है? और अगला सवाल आपसे ये कह रहा है, देखो भाई क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 1857 में, कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था? तो कोटा में 1857 की क्रांति होती है, और कोटा में 1857 की क्रांति का जो नेता था वो कौन था, ये आपको बताना है। ऐसे सवाल भी परीक्षाओं में अक्सर क्या कर लिए जाते हैं भाई? पूछ लिए जाते हैं। तो बता दीजिए, सही और सटीक आंसर बताना है भाई मेरे, और वीडियो को लाइक करना है। बताइएगा कौन बता रहा है? रानी खटीक, पूजा देवीलाल, आकाश पुरी, गोपाल पटेल, भरत केतु, विजय धांधु, केडी एडिट्स, अज्जू परमार, भरत केतु, राजू जालप। बताइए, केडी एडिट्स, भरत केतु, गोपाल पटेल, अजीज खान मेहर, भानु बैरवा, हरीश रावत। बताइएगा, सुरेश कड़वासरा, कविता वर्मा, गुडन, गोपाल पटेल। फटाफट आंसर बताओ भाई, कौन आंसर बता रहा है? इसका करेक्ट आंसर बताना है। हाँ, तो भरत केतु ने कहा है कि सर कोटा के अंदर विद्रोह होता है 15 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर यानी 15/10/1857 को हुआ है। बिल्कुल हुआ था। और उस समय विद्रोह के समय कोटा के जो शासक थे, उन शासक का क्या नाम था? राम सिंह था। कौन सा भाई? महाराव राम सिंह थे, ये आपको याद रखना है। क्या होता है तो कहते हैं कि उस समय यहाँ के अंदर, यहाँ पर जो विद्रोह का नेतृत्व करते हैं, नेता कौन होते हैं? 2 व्यक्ति होते हैं। एक का नाम होता है जय दयाल, और एक का नाम क्या होता है भाई? मेहराब खां। तो जय दयाल और उनके साथी मेहराब खां ने यहाँ पर क्या कर दिया था? कहते हैं कि विद्रोह किया था। तो जय दयाल के साथ मेहराब खां थे। और आपको पता है कि कोटा के शासक को क्या किया गया था?
कोटा शासक को नजरबंद कर दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है। किसके द्वारा किया गया? क्रांतिकारियों के द्वारा किया गया था। फिर आपको याद रखना है कोटा के बारे में कि साहब ये जो कोटा के अंदर विद्रोह होता है उस समय कोटा के जो पॉलिटिकल एजेंट होते हैं जिनका नाम होता है मेजर बर्टन, तो बर्टन को क्या कर दिया जाता है? बर्टन को मार दिया जाता है। बर्टन के दो टिंगर होते हैं भाई, बर्टन के दो टावर होते हैं। बर्टन और बर्टन के दो टावर होते हैं, एक का नाम होता है फ्रैंक और एक का नाम होता है ऑर्थर। कौन होता है? ऑर्थर। और यहाँ पर एक डॉक्टर होता है, उस डॉक्टर का नाम होता है शैडलर कॉटम, डॉक्टर शैडलर कॉटम। इस शैडलर कॉटम को भी क्रांतिकारी होते हैं, वो क्या कर देते हैं भाई, इन सबको ये क्या कर देते हैं? मार देते हैं। फिर कहते हैं कि कोटा के अंदर जो विद्रोह होता है वो विद्रोह राजस्थान के अंदर सुनियोजित विद्रोह माना जाता है। तो सवाल आपसे पूछा जाएगा राजस्थान के किस स्थान के विद्रोह को 1857 की क्रांति का सुनियोजित विद्रोह कहा जाता है? तो आप कहोगे सर कोटा का जो विद्रोह हुआ था उस विद्रोह को सुनियोजित विद्रोह कहा जाता है। अब आपसे सवाल अगला पूछा ये जा सकता है कि कोटा के अंदर जो विद्रोह हुआ था उस विद्रोह को दबाने वाला आदमी कौन था? दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? तो देखिए कोटा का जो विद्रोह होता है उस विद्रोह को दबाने के अंदर जो सबसे ज्यादा योगदान देता है उनके बारे में भी आपको क्या रखना है? याद रखना था। कौन था वो आपसे पूछा जाएगा, कौन था? तो आप कहोगे सर 30 मार्च 1858 की बात है। 30 मार्च 1858 को कोटा के अंदर जो विद्रोह होता है उस विद्रोह को दबाया जाता है। अब इस विद्रोह को दबाते कौन है? तो इसको दबाने के लिए एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है G.H. रॉबर्ट्स। G.H. रॉबर्ट्स के साथ करौली के शासक कौन आता है भाई? मदन पाल। मदन पाल कहाँ के शासक थे? करौली। ये आए और इन्होंने यहाँ पर कहते हैं कि विद्रोह को दबाया। और सवाल आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जब कोटा के अंदर जो विद्रोह दबाया, मदन पाल कहाँ के शासक थे? करौली थे। उस समय इनको 13 तोपों की सलामी थी, लेकिन अंग्रेजों का सहयोग किया तो अंग्रेजों ने इनकी तोपों की सलामी कितनी कर दी? 17 तोपों की सलामी कर दी और इनको एक उपाधि दी थी मदन पाल को। और मदन पाल को खुश होकर अंग्रेजों ने उपाधि दी थी GCSI। GCSI का मतलब होता है ग्रैंड कमांडर स्टार ऑफ इंडिया की क्या दी थी? उपाधि दी। ये भी आपको क्या रखना है भाई? याद रखना है। ठीक है भाई। और अगला सवाल आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान का वह शासक जो 1857 की क्रांति के अंदर अंग्रेजों का सहयोग नहीं करता है, तो ये भी आपको याद रखना है। कोटा के शासक महाराव राम सिंह ने अंग्रेजों की कोई मदद नहीं की थी, उल्टा अंग्रेजों ने इसकी क्या की थी? मदद की थी। ये भी आपको याद रखना है भाई। अगला सवाल, वीर सतसाई बलवंत विलास राम रंजाट के लेखक कौन है? तो इसके लेखक आपको बताना है कौन है भाई? श्यामल दास, सूर्यमल मिश्रण, गौरीशंकर हीराचंद ओझा या जगदीश सिंह गहलोत? वीर सतसाई बलवंत विलास राम रंजाट के लेखक बताओ कौन थे? बेहतरीन सवाल का बेहतरीन आंसर देना दीजिएगा भाई। महेंद्र पारगी, सोनू लोहिया, सुरेश कलवासरा, कैलाश चंद्र, विशाल वैष्णव गुडन, राज खटीक, जीवराज दांदू? बताइएगा भाई। बहुत बढ़िया आंसर दिया है भाई टावरों ने। तो देखो भाई आपका सही आंसर हो जाता है सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण किसके दरबारी थे? उससे पहले इनको कहा जाता है वीर रसावतार। वीर रसावतार कहा जाता है। और इनसे रिलेटेड आपसे सवाल पूछा जाएगा इनकी रचनाएं कौन सी भाषा में? तो इनकी जो रचनाएं हैं अगर भाषा में पूछे तो इनकी रचनाएं याद रखना है भाई हाड़ौती भाषा में। किसमें? हाड़ौती के अंदर है, ये आपको याद रखना है। और इनकी भाषाएं वो किस साहित्य में है भाई? पिंगल साहित्य में। देखो दो प्रकार का साहित्य होता है, एक होता है डिंगल साहित्य और एक होता है पिंगल साहित्य। तो ये पिंगल साहित्य में अपनी कविताएं लिखते हैं। इनको वीर रसावतार कहा जाता है। राजस्थान का राज्य कवि कहा जाता है। राजस्थान का कैसा कवि कहा जाता है? राजस्थान का राज्य कवि भी कहा जाता है इनको। फिर मैं आपको बता दूं सूर्यमल मिश्रण थे, ये अपने कहां पर रहते थे? बूंदी के अंदर रहते थे। बूंदी के एक शासक थे जिनका नाम था बूंदी के शासक राम सिंह जी। और बूंदी के शासक राम सिंह के ये क्या रहते थे? दरबार में रहते थे। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है ना। एक बहुत प्रसिद्ध है कि मायड़ जने तो एड़ा जन के दाता के सूर, नी तो रहे बांधड़ी मथी गंवई जे नूर। ये बात कहने वाले सूर्यमल मिश्रण है। इसके अलावा एक दोहा और है, और वो क्या कहते हैं कि भाई बच्चा माँ होती है जो बच्चे को पालने में सुला रही होती है और सुलाते हुए उसे क्या सुनाती है? देश प्रेम के बारे में बताती है। और वो एक दोहा सुनाती है। और क्या सुनाती है आपको पता होगा? हाँ बताइएगा भाई। पूत सिखावे पालनो मरण बढ़ाई माय, ऐसी एक है ना। हाँ तो ये भी आपको याद रखना है। और सूर्यमल मिश्रण को कहा जाता है कि इनके दरबार में रहते थे। बलवंत विलास राम रंजाट की रचना की थी। ये इनकी रचनाएं हैं, ये भी याद रखना है भाई। आगे बात करता हूं अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल बेहतरीन सवाल है
इसका भी आपको आंसर देना है। कांतिलाल डामोर, भरत केतु राज खटेक, MR MK शर्मा। बेहतरीन सवाल है। देखिए, किसी को ब्लॉक नहीं किया जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपके जो दिमाग में कुछ कीड़ा चल रहा होता है और जिसके कारण आप दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब करते हो, तो मैं नहीं ब्लॉक करता हूँ। हमारी जो टेक्निकल टीम होती है एक एक कमेंट पढ़ती है और उस कमेंट में उनको लगता है कि ये अनवांटेड कचरा फैला रहा है, तो उसको क्या कर देते हैं, साफ कर देते हैं। देखूंगा अगर कोई ऐसा है तो हम आपको बता देंगे। अगला सवाल देखिए, बागोर भीलवाड़ा जिले की एक जगह है बागोर, और बागोर भीलवाड़ा जिले की कौन सी नदी के कांटे पर स्थित है। बेहतरीन सवाल आपसे पूछा है कि बागोर राजस्थान के अंदर एक जगह है बागोर, और बागोर कौन सी नदी के कांटे पर बसा हुआ है। अब आपको बताना है लूणी, बनास, कोठारी या चंबल। इतना अच्छा और इतना बेहतरीन सवाल पूछा है, इसका आपको क्या बताना है, आंसर बताना है। बता दीजिए भाई। राजस्थान की प्रमुख नदियां वगैरह पढ़ते हैं ना, तो उस दौरान आपसे सवाल पूछा जाता है राजस्थान के अफवाह तंत्र में। तो राजस्थान के अफवाह तंत्र से ही आपसे सवाल ये पूछ लिया गया है। और क्या पूछा है, गजब सवाल पूछा है। बताओ भाई, बताओ कौन सी नदी है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। आप लोग बता रहे हो कि सर कोठारी नदी है, मान लिया कोठारी नदी है, लेकिन कोठारी नदी से भी सवाल तो बन सकते हैं ना भाई। कोठारी नदी से रिलेटेड कौन कौन से सवाल बनते हैं, तो देखो यहाँ पर एक नदी लिख रहा हूं मैं आपको, कोठारी, और कोठारी से जो भी सवाल बनते हैं उसका पोस्टमार्टम करते हैं। तो पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा, बताओ भाई उसका उद्गम कहाँ से होता है। तो इसका उद्गम होता है दिवेर की पहाड़ियों से। दिवेर की पहाड़ियां कहां पर है, तो दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद में है। किस जिले में भाई, राजसमंद में। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा, अगला सवाल कोटारी के बारे में, कि कोटारी नदी है ये किस में मिलती है भाई, तो ये बनास में मिलती है। तो बनास में मिलती है, तो बनास में ये कहां पर मिलती है, तो देखिए एक जगह पड़ती है मांडलगढ़। मांडलगढ़ कहां पर है, भीलवाड़ा। और मांडलगढ़ किला है, मांडलगढ़ दुर्ग है, वो कोठारी नदी के किनारे स्थित है। और मांडलगढ़ दुर्ग के पास में थोड़ी सी आगे जाने के बाद ये बनास नदी में मिलती है। किस में मिलती है, बनास नदी में मिलती है, ये भी आपको याद रखना है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा, कोठारी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, मेजा बांध बना हुआ है। अब सवाल आपसे पूछा जाएगा, कोठारी नदी पर मेजा बांध किस जिले में बना हुआ है, तो आप कहोगे सर भीलवाड़ा जिले में। कहां पर है, भीलवाड़ा जिले के अंदर है। और भीलवाड़ा जिले में पेयजल की आपूर्ति करता है, किसकी, पेयजल की आपूर्ति करता है, यानी पीने के पानी की आपूर्ति करता है। फिर आपसे इसी से रिलेटेड क्या सवाल पूछा जाएगा, इस बांध को क्या कहते हैं, तो इसको ग्रीन माउंट भी कहते हैं। सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है, राजस्थान का ग्रीन माउंट किसे कहा जाता है, मेजा बांध को कहा जाता है। फिर आपको पता होगा हमारे राजस्थान के अंदर एक सभ्यता थी, बागोर सभ्यता, और बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे मिली भाई, कोठारी नदी के किनारे मिली। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। इसके अलावा सवाल आपसे पूछा जाएगा कि भीलवाड़ा शहर कौन सा शहर, भीलवाड़ा शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो भीलवाड़ा शहर भी कोठारी नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे, कोठारी नदी के किनारे बसा हुआ है। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना भी। अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है। अक्सर ऐसा प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे रिलेटेड सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो सवाल के पास में ही सवाल बनते हैं मेरे भाई, मंगल ग्रह से सवाल नहीं आते हैं, बस डेडिकेशन के साथ उस सवाल को अच्छे से पढ़ना पड़ता है। एक मेरनाल के अंदर है सुहेश्वर शिव मंदिर, और इसका निर्माण किस चौहान शासक के द्वारा करवाया गया था, तो मेरनाल पड़ता है अपने राजस्थान के अंदर भीलवाड़ा जिले में। किस जिले में, भीलवाड़ा जिले के अंदर पड़ता है। और भीलवाड़ा जिले के अंदर जो ये मेनाल है, इस मेनाल मंदिर के बारे में आपसे क्या पूछा गया है, गजब सवाल पूछा है। बताओ मेनाल के अंदर सुहेश्वर मंदिर है, कौन सा मंदिर है, सुहेश्वर मंदिर है। और सुहेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, बताओ भाई। गजब सवाल पूछा है भाई, इतना अच्छा और इतना बेहतरीन सवाल है कि इसको आपको क्या देना होगा, आंसर देना होगा। राजस्थान के अंदर किस जिले के अंदर है भाई, भीलवाड़ा जिले के अंदर है। अब बताओ कौन बता रहा है भाई, सही और सटीक, बताओ बताइएगा भाई। अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है। कौन इसका सही आंसर बता रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सुहेश्वर मंदिर का निर्माण है वो मेनाल के अंदर है। और आपको मैं बता दूं, ये मंदिर है ना, ये मंदिर की अगर शैली पूछे कि इस मंदिर की कौन सी शैली है, तो ये मंदिर भूमिज शैली का है। कौन सी शैली का है, भूमिज शैली का है। ये तो आपको याद रखना ही रखना है। लेकिन अगला सवाल पूछा जाएगा, इसका निर्माण किसके समय हुआ, तो इसका निर्माण आपसे जब भी पूछे सुहेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो मेरे भाई आप लोग बता रहे हो पृथ्वीराज सेकंड सही है। आप जो बता रहे हो पृथ्वीराज सेकंड एकदम सही है। कईयों ने विग्रहराज चतुर्थ किया, विग्रहराज चतुर्थ वालों, राइट आंसर है पृथ्वीराज द्वितीय। और पृथ्वीराज द्वितीय ने सुहेश्वर मंदिर भीलवाड़ा के अंदर इन्होंने क्या करवाया था, भूमिज शैली में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। पृथ्वीराज सेकंड ने करवाया था, ये याद रखना है।
सवाल के अंदर ही सवाल आपको मिल रहे हैं और ये अधीनस्थ बोर्ड के ऐसे सवाल फेवरेट सवाल होते हैं जिसमें आपको क्या करते हैं, ये आपको डापा चूक करते हैं। क्या करते हैं भाई? डापा चूक करते हैं। अब आपसे सवाल ये पूछा गया है कि कौन सा मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है। तो इसमें मंडोर के इतिहास की जानकारी कौन देता है, ये आपको बताना है। राजस्थान के प्रमुख अभिलेख और शिलालेखों के बारे में दे रखा है और राजस्थान के अभिलेख या शिलालेखों में आपसे पूछा है मंडोर के बारे में जानकारी देने वाला शिलालेख कौन सा है। अब बताइएगा भाई, इतना अच्छा और इतना बेहतरीन सवाल पूछा है कि इसका आपको आंसर सही और सटीक आंसर देना। बताओ भाई, गजब सवाल पूछा है, बताइएगा भाई। मंडोर के प्रतिहारों के बारे में जानकारी देता है, बताओ। हाँ बताइएगा भाई। दिनेश मीणा, वेरी गुड। नंदलाल मीणा, नाथू पिचकिया, नर्मदा शंकर, सुरेश कड़वासरा, पवन मेड़ा, राजू धनपाल, नंदलाल, राजू राजखटी, गोपाल पटेल, दिनेश मीणा, राजू जाला, पवन कुमार। सवाल इसका मतलब आपका एग्जैक्ट क्या हो रहा है भाई? सही हो रहा है। घंटियाला, देखिए घंटियाला जोधपुर से क्या है, जोधपुर के पास में एक गांव है और यहाँ पर एक शिलालेख मिला है। ये बालाजी के मंदिर में मिला है। यहाँ पर एक बालाजी का मंदिर है, बालाजी यानी हनुमान जी का मंदिर है। इस मंदिर के पास में मिला है शिलालेख और ये मंडोर के प्रतिहारों के बारे में जानकारी देता है। लेकिन इस किस प्रकार की जानकारी देता है ये आपको याद रखना है। हाँ, ये अपना घंटियाला जोधपुर है। अब देखो, इसका मतलब आपको बताना है कि साहब ये घंटियाला शिलालेख है। इसके अंदर ये बताया गया है कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था हरीशचंद्र। हरीशचंद्र की दो पत्नियां थी। एक तो थी क्षत्रिय और एक थी ब्राह्मण। एक कौन थी भाई? ब्राह्मण महिला थी और ब्राह्मण महिला का क्या नाम था? भद्रा। ये इसकी एक पत्नी थी। क्या था? क्या नाम था? भद्रा। और कहते हैं कि भद्रा से कितने उत्पन्न हुए हैं भाई? भद्रा से कितने उत्पन्न हुए थे पुत्र? तो भद्रा से कहते हैं एक तो होता है भोगभट। कौन होता है? भोगभट होता है। भोगभट के अलावा और कौन सा बेटा उत्पन्न होता है? कक। कक के बाद में क्या होता है भाई? रज्जिल। कौन होता है भाई? रज्जिल। और रज्जिल के बाद में दह। क्या होता है भाई? दह होता है। ये भी आपको याद रखना, 4 बेटे होते हैं। अब ऐसा कहा जाता है कि क्षत्रिय रानी से जो पैदा हुए थे, सॉरी ब्राह्मण रानी से ये 4 बेटे पैदा हुए और इन चारों ने कहते हैं कि मंडोर को जीता और मंडोर को जीतने के बाद अब हरिश्चंद्र यहाँ का क्या बना था? राजा बना था। और आपको पता है मंडोर का ही जो नागभट होता है, मंडोर का ही जो नागभट होता है वो प्रतिहारों की राजधानी बाद में मेड़ता बनाता है। क्या बनाता है भाई? मेड़ता बनाता है। ये आपको क्या बतानी है? जानकारी बतानी है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को भी देख लेते हैं। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है? गजब बात कह रहा है। देखो भाई, निम्न में से कौन से शासक ने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए? तो इनमें से कौन सा शासक था जिसने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए? अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है। आपको इसका आंसर बताना है। बताओ। जैसलमेर के शासक हर राय, आमेर के भारमल, रणथंभौर के राव सुरजन और बीकानेर के राव कल्याणमल। इतना अच्छा और इतना गजब का सवाल आपसे पूछा है, इसका आपको सही और सटीक आंसर देना है। इसमें मेरे हिसाब से आधे से ज्यादा मेरे स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं डापा चूक वाली स्थिति में है। कौन सी स्थिति में भाई? डापा चूक वाली स्थिति में है कि आमेर के भारमल, आमेर के भारमल ने बिल्कुल की थी। ये तो आपको पता है, हरकाबाई, हरकाबाई। फिर जैसलमेर का शासक कौन था? रावल हर राय। कौन था भाई? रावल हर राय था। और रावल हर राय ने क्या किया था? क्या विवाह करवाया था भाई? तो कहते हैं कि नागौर दरबार के अंदर उपस्थित हुआ था। ये अकबर की अधीनता स्वीकार करता है। इसने अपनी बेटी का विवाह किसके साथ किया था? अकबर के साथ किया था। फिर देखिए बीकानेर के कल्याणमल, कौन से मल है भाई? कल्याणमल है। और रणथंभौर के सुरजन है। रणथंभौर के कौन है भाई? सुरजन है। अब आपको इनमें से बताना है कि राइट आंसर क्या है, बता दीजिए भाई। कौन सा शासक था जिसने किसके साथ? मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए? बताइएगा भाई। बेहतरीन सवाल है और अच्छे से आपको क्या देना है? आंसर देना है। अब आप लोग कह रहे हो कि सर नहीं किए थे, कैसे नहीं किए थे? कल्याणमल, कल्याणमल की पोती होती है, राय सिंह की बेटी होती है जिसका नाम होता है राजकुंवरी और इन्होंने राजकुंवरी का विवाह किया था मुगलों के साथ। और राजकुंवरी का विवाह किसके साथ किया था ये भी आपको पता है? अकबर के साथ किया था। ये कौन थी? ये कौन थी? तो आप कहोगे सर ये अपने बीकानेर के राव कल्याणमल के बेटे राय सिंह की बेटी थी, राय सिंह की पुत्री थी, राय सिंह की पुत्री। ठीक है, तो कौन सा राइट हुआ? राइट हुआ आपका ये रणथंभौर के सुरजनहाड़ा। रणथंभौर के कौन थे? सुरजनहाड़ा। बिल्कुल, सुरजनहाड़ा ने 1569 में
1569 में जब अकबर ने रणथंभौर पर घेरा डाला तो कहते हैं कि वहां पर इनके साथ मान सिंह भी होता है और मान सिंह जाता है, कहता है कि साहब एक बार लड़ने से पहले बातचीत कर लेते हैं, क्या पता सुरजनहाड़ा अपनी अधीनता स्वीकार कर ले। तो सुरजनहाड़ा अधीनता स्वीकार कर लेता है अकबर की और अकबर की अधीनता स्वीकार करता है तो अकबर ने ही सुरजनहाड़ा को राव की उपाधि दी थी। कभी पूछ ले कि रणथंभौर के सुरजनहाड़ा को राव की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने दी थी। अकबर ने इनको कहते हैं कि 26 परगने दिए थे मेवाड़ के। 26 परगने कहाँ के दिए थे? मेवाड़ के दिए थे। और 26 परगने कहाँ के दिए थे? 26 परगने कहते हैं कि इनको कहाँ के दिए थे? बनारस के। 26 परगने बनारस के दिए थे। इसके अलावा इनको बनारस का क्या बनाया गया था? अकबर ने इनको बनारस का सूबेदार बनाया था। बनारस का क्या बनाया था भाई? सूबेदार बनाया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि सुरजनहाड़ा के दरबारी था जिसका नाम था चंद्रशेखर, और चंद्रशेखर ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था भाई? सुरजन चरित्र। कौन सा चरित्र? सुरजन चरित्र की रचना चंद्रशेखर ने की थी, जो सुरजनहाड़ा का दरबारी था। ये आपको याद रखना है। ये आपको क्या रखना है भाई? याद रखना है। अकबर की अधीनता स्वीकार की थी और बाद में कहते हैं कि ये अकबर के साथ भी रहते हैं। ठीक है भाई। अगला सवाल है, बेहतरीन सवाल है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भाई साहब पढ़ नहीं रहे हो, तुक्के मार रहे हो और तुक्कों से काम चलने वाला नहीं है। सवाल को पढ़ो आराम से और उसका जवाब दो। फिर पूछा है हवा महल है, उस हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है? अब इसका तो आप आंसर बता ही सकते हो कि भाई हमारे राजस्थान के अंदर एक है हवा महल। हवा महल का निर्माण 1799 में करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? तो आपको पता होना चाहिए किसके द्वारा करवाया गया भाई। बताइएगा भाई हवा महल का निर्माण, बताओ भाई। वेरी गुड। तो हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। आपको पता होगा 1799 के अंदर। तो देखो हवा महल से रिलेटेड मैंने आपको एक दिन बताया था और आज भी बता रहा हूँ। निर्माण 1799 में करवाया गया था। किसने करवाया था ये निर्माण? तो ये निर्माण करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने। सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण तो करवाया, लेकिन इसका वास्तुकार कौन था? तो वास्तुकार था भाई लालचंद। वास्तुकार कौन था भाई? लालचंद था। ये तो आपको पता ही है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि ये कितने मंजिला है? ये 5 मंजिला है। कितने मंजिला है? 5 मंजिला है। क्या विशेषता है साहब? इसकी जो आकृति है वो आकृति कृष्ण मुकुट के समान है। किसके मुकुट के समान? भगवान कृष्ण का जो मुकुट है वो मुकुट के समान है। और फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा इसके प्रवेश द्वार, मुख्य प्रवेश द्वार का क्या नाम है? प्रवेश द्वार है आनंद पॉल। कौन सा पॉल है भाई? आनंद पॉल है। फिर आपसे सवाल इसी से रिलेटेड पूछा जाएगा, ये बिना नींव के निर्मित है। बिना नींव के निर्मित राजस्थान का सबसे बड़ा महल है। बिना नींव के निर्मित राजस्थान का सबसे बड़ा महल कौन सा है? तो हवा महल है। कौन सा महल है? हवा महल है। ये भी आपको पता होगा। अब आपसे सवाल पूछा है कि हवा महल की मंजिलें, और हवा महल की मंजिलों के बारे में जब भी आपसे पूछा है, और कौन सी मंजिल पूछा है? पहली मंजिल के बारे में पूछा है। तो भाई पहली मंजिल के बारे में पूछे तो पहली मंजिल है आपकी कौन सी मंदिर? आपको बताना है। पहली मंजिल आपको बताना है। बता दीजिए मंजिलों का, पहला मंजिलों का क्रम बताइएगा भाई। हाँ वेरी गुड। आंसर आपको बताना है। पहली मंजिल है शरद मंदिर, लेकिन यहाँ पर शरद मंदिर ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड देखना पड़ेगा उसके पास में कौन सी है। तो शरद मंदिर के बाद में आता है रत्न मंदिर। कौन सा मंदिर आता है? ये रत्न मंदिर है, वो दूसरी है, ये पहली है। उसके बाद में आपकी आती है कौन सी मंदिर? विचित्र मंदिर। विचित्र मंदिर यहाँ पर है नहीं, तो विचित्र मंदिर है वो तीसरा है भाई। तीसरा है विचित्र मंदिर, ये चित्र तीसरी है। फिर आपकी कौन सी मंजिल है भाई? फिर आपसे कहा जाएगा चौथी है भाई प्रकाश मंदिर, और पांचवी है हवा मंदिर। तो ये इस मंदिर के, ये क्या है? इसकी 5 मंजिलें हैं। फिर आपको इसके बारे में और बातें याद रखनी है थोड़ी डिटेल में। तो आपसे पूछ ले कि इसके अंदर 953 तो क्या है भाई? 953 क्या है? इसके अंदर खिड़कियां हैं। और इसके अंदर जो झरोके हैं वो कितने हैं? तो इसके अंदर जो झरोके हैं वो आपसे पूछे तो आप कहोगे सर 363, 363 इसके अंदर झरोके हैं। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा इसके बारे में कि इसका निर्माण क्यों करवाया गया? तो इसका निर्माण करवाया भाई गणगौर और तीज की सवारियां देखने के लिए। गणगौर और तीज का जो उत्सव है रोज राज परिवार की महिलाएं देख सके, इसके लिए इसका निर्माण करवाया गया था। ये आपको क्या रखना है भाई? याद रखना है। ऐसे सवाल अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या कर लिए जाते हैं? पूछ लिए जाते हैं। बिल्कुल। शरद मंदिर, रत्न मंदिर, विचित्र मंदिर, विचित्र मंदिर के बाद प्रकाश मंदिर, प्रकाश मंदिर के बाद ठेठ ऊपर वाला हवा मंदिर है।
याद रखना है भाई, है ना। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल के बारे में बात करते हैं। उससे पहले यार अपने अभी अर्धशतक नहीं लगाए, अर्धशतक लगाओ, लगातार वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को लाइक करोगे तो ही पढ़ने और पढ़ाने का आनंद आएगा। अगला सवाल है, अफीम से संबंधित रॉयल कमीशन निम्न में से किस वर्ष में राजस्थान आया था? तो आपसे सवाल पूछा है, हमारे राजस्थान में अफीम से संबंधित एक कमीशन था जिसका नाम था रॉयल कमीशन। कौन सा कमीशन? रॉयल कमीशन। और रॉयल कमीशन अपने राजस्थान के अंदर कब आया था ये आपको बताना है। बताइए भाई, फटाफट बताइएगा। गजब सवाल पूछा है आपसे। कौन सा कमीशन? रॉयल कमीशन। और रॉयल कमीशन अपने राजस्थान में कब आया था बताइएगा भाई। अच्छा सवाल पूछा है आपसे और बेहतरीन सवाल आपसे पूछा गया है। ऐसे सवाल जो क्या करते हैं भाई, कट ऑफ डिक्लेयर करते हैं। क्या डिक्लेयर करते हैं भाई? कट ऑफ डिक्लेयर करते हैं कि ये क्या हो सकता है भाई, ये सवाल आपकी कट ऑफ को ऊपर नीचे कर सकता है। बताइएगा। अच्छा सवाल है। रॉयल कमीशन कब आया था? हाँ, तो आप लोगों ने कहा है कि सर 1856 में आया था। बिल्कुल 1856 के अंदर आता है, ये याद रखना है। अब राजस्थान में रॉयल अफीम रॉयल कमीशन है। अफीम को पता है, अफीम अफीम को काला सोना कहते हैं। कैसा सोना? काला सोना कहते हैं, ये तो आपको पता है। लेकिन इसका वैज्ञानिक नाम भी पूछा जाता है, तो इसका वैज्ञानिक नाम है पेपेवर सोमनिफेरम। पेपेवर सोमनिफेरम इसका वैज्ञानिक नाम है। और राजस्थान में सबसे ज्यादा इसका उत्पादन कहाँ होता है भाई? चित्तौड़गढ़ के अंदर होता है। कहाँ पर होता है भाई? चित्तौड़गढ़ के अंदर होता है। जो अफीम होता है वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो अफीम होता है, जो अफीम का जो पौधा होता है जिसको डोडा कहते हैं और इंग्लिश में इसको कहते हैं लेटेक्स, उस लेटेक्स से क्या किया जाता है? अफीम को प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ पर होता है? तो इसका उपयोग दवाइयों के निर्माण में होता है, दवाई निर्माण में। ये अभी आपको क्या रखना है? याद रखना है भाई, ठीक है। बाकी बाबू भाई तस्कर अफीम कहाँ से लाता है? चित्तौड़गढ़ से लाता है, ये तो आपको पता है। हाँ, अगला सवाल देखते हैं और अगला सवाल भी बेहतरीन सवाल मिलेगा आपको। और अगला सवाल है ये वाला। क्या पूछ रहा है आपसे? सवाल ये पूछ रहा है कि बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो हमारे राजस्थान के अंदर एक किसान आंदोलन हुआ था, कौन सा? बेंगू किसान आंदोलन। और बेंगू किसान आंदोलन कब हुआ ये बताना है आपको। और इसका नेतृत्व किसने किया? रामनारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक या फिर कोई और थे? बताइएगा भाई। राजस्थान के अंदर प्रमुख किसान आंदोलन पढ़ते ना भाई, तो किसान आंदोलन के बारे में आपको बताना है कि बेंगू किसान आंदोलन कौन सा भाई? बेंगू किसान आंदोलन जो 1921 से लेकर 1925 तक चलता है। बताइएगा भाई। हनुमान प्रसाद जी बता रहे हैं, सोनू शर्मा बता रहे हैं, सुरेश खड़वासरा बता रहे हैं, गुडन बता रही है, वीरेंद्र सिंह भाटी, सोनू, प्रेमलता, नाथू पिचकिया। बताइएगा भाई। पूजा देवीलाल, जीवराज दांदू। बहुत बढ़िया भाई। तो आपको याद रखना है कि साहब बेंगू किसान आंदोलन राजस्थान के अंदर एक किसान आंदोलन था। और बेंगू किसान आंदोलन का जो टाइम पीरियड था वो 1921 से लेकर 1925 तक चला था। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा इस बेंगू किसान आंदोलन के अंदर क्या क्या हुआ था, तो आप कहोगे सर ये जो बेंगू किसान आंदोलन है ये मेवाड़ के अंदर हुआ था। मेवाड़ के अंदर एक ठिकाना पड़ता है बेंगू। वर्तमान में बेंगू कहाँ पर पड़ता है? तो चित्तौड़गढ़ में है। वर्तमान में कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ जिले में है। और यहाँ के किसानों ने यहाँ पर क्या किया था? कहते हैं कि 25 प्रकार की लाग बाग। कितने प्रकार की? 25 प्रकार की लाग बाग, यानी लाग बाग का मतलब जो कर है उस करों की बढ़ोतरी को कारण ये आंदोलन किया था। और उसके बाद कहते हैं कि इस जो आंदोलन की जो रूपरेखा होती है वो कहां पर बनती है, ये भी याद रखना कि बेंगू किसान आंदोलन की रूपरेखा कहां पर तैयार की गई थी। तो 1921 के अंदर कहते हैं मेनाल के अंदर एक जगह पड़ती है भैरूकुंड। और मेनाल के अंदर जो भैरूकुंड है उस भैरूकुंड से इसकी क्या बनती है? रूपरेखा बनती है। शुरुआत नहीं होती है, यहां से इस आंदोलन को क्या दी जाती है भाई? हवा दी जाती है। और बाद में कहते हैं कि विजय सिंह पथिक के कहने पर राम नारायण चौधरी आए थे। हालांकि बुलाया जाता है विजय सिंह पथिक को, लेकिन विजय सिंह पथिक को उस समय कहते हैं मेवाड़ प्रवेश पर रोक लगा रखी थी। तो वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर अपनी 2 मांगे रखते हैं। और उसके बाद कहते हैं कि उसके बाद इन्होंने जो बेंगू के किसान जो ठाकुर थे, उन ठाकुर और बेंगू के ठाकुर और किसानों के बीच में एक क्या होता है? समझौता होता है। क्या होता है भाई? समझौता होता है। और कहते हैं कि बाद में जब इस समझौते का पता चलता है मेवाड़ के शासक फतेह सिंह को, तो फतेह सिंह क्या कहते हैं कि साहब ये कौन होते हैं भाई? ठाकुर साहब। और ठाकुर अनूप सिंह जी कौन होते हैं जो ये इस प्रकार के दिए दे रहे हैं?
किसानों के साथ समझौते कर रहे हैं और फतेह सिंह ने समझौता मानने से क्या कर दिया, इनकार। उन्होंने कहा कि मैं समझौते को नहीं मानूंगा और समझौते को नहीं माना इन्होंने। और इस समझौते को कौन सा समझौता कहा, बोल्शेविक समझौता कहा था। तो सवाल पूछे कि बोल्शेविक समझौते का संबंध या बोल्शेविक समझौता किस किसान आंदोलन के दौरान एक महत्वपूर्ण घटना थी, ये भी आपको पता होगा। और 1923 में ट्रेंच ने यहाँ पर गोलीबारी की थी बेंगू के अंदर, ये भी आपको पता होना चाहिए कि रामनारायण चौधरी इस गोलीबारी में घायल भी हुए थे। तो याद रखने भाई ऐसे सवाल जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या कर लिए जाते हैं, खटाक खटाक करते हैं। भगत आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो राजस्थान में एक आंदोलन चला था जिसका नाम था भगत आंदोलन। और भगत आंदोलन किसके समय चला था ये भी आपको बताना है, बता दीजिए भाई। अभी हमारी पारी 60 रन पर चल रही है, फटाफट ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा और 60 से ऊपर पहुंचाने भाई, बता दीजिए। अच्छा सवाल है और पूछा किस आंदोलन के बारे में है भाई, सवाल पूछा है भगत आंदोलन। कौन सा आंदोलन पूछा है आपसे, राजस्थान के अंदर एक आंदोलन हुआ था जिसका नाम था भगत आंदोलन। आपको पता होना चाहिए भगत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, ये आपको बताना है। बताओ भाई, भगत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। इतना अच्छा और सटीक आंसर पूछा है आपसे, बताओ, वेरी गुड। तो सबने अपना आंसर दे दिया है, वेरी गुड। तो आप लोगों का आंसर सही हो रहा है, इसका मतलब गोविंद गिरी आपका क्या है भाई, सही है। सही किस किस ने दिया है, संतोष सैनी ने दिया है, किरण कुमारी, राजू जालप, राजमल मीणा, सुभाष जानी, नटवरलाल, गोपाल पटेल, राज खटीक, वेरी गुड, दिनेश मीणा, गुडन, जीवराज दांदू, राजू, राइट आंसर हो गया आपका। हनुमान जी शर्मा साहब, बज्जू परमार, महेंद्र पारगी। तो गोविंद गिरी ने एक आंदोलन चलाया था भगत आंदोलन। अब देखो भगत आंदोलन से रिलेटेड अपने क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे, तो भगत आंदोलन से रिलेटेड अपने सवाल ये पूछे जाएंगे साहब, इसका नेतृत्व करने वाले थे गोविंद गिरी। गोविंद गिरी का जन्म हुआ था बांसिया गांव के अंदर। बांसिया गांव कहाँ पर है, डूंगरपुर के अंदर हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था एक बंजारा परिवार में हुआ था, और बंजारा परिवार में होता है। फिर कहते हैं कि इन्होंने राजस्थान के अंदर जब इस प्रकार के आंदोलनों को देखा तो भगत आंदोलन के अंदर इन्होंने क्या किया था, इससे पहले इन्होंने भीलों का नेतृत्व किया था। और इसमें देखिएगा इन्होंने कहते हैं कि भीलों को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने के लिए इन्होंने इसकी क्या की थी, स्थापना की थी। अब आगे बात याद रखना कि इस आंदोलन का क्या कारण था, तो भीलों में जन जागृति फैलाने के लिए, जन जागृति और राजनीतिक रूप से सक्रिय करने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। इन्होंने इस आंदोलन के दौरान एक सभा की स्थापना की थी, संप सभा की। संप सभा की स्थापना की गई थी वागड़ क्षेत्र में, और कब की गई थी, 1883 में इन्होंने की थी। फिर आपसे पूछा जाएगा इसका प्रथम सम्मेलन कब हुआ था, तो इसका प्रथम सम्मेलन हुआ था 1903 में। कहाँ पर हुआ था, मानगढ़ के अंदर। उसके बाद हर साल क्या होने लगे, यहाँ पर सम्मेलन होने लगे। फिर आपको पता होना चाहिए कि गोविंद गिरी थे, और गोविंद गिरी के समय यहाँ पर कहते हैं 1913 के अंदर 10 नवंबर 1913 के दिन मानगढ़ हत्याकांड होता है। कौन सा भाई, मानगढ़ हत्याकांड होता है। और मानगढ़ हत्याकांड के अंदर कहते हैं कि अंग्रेजों ने यहाँ पर गोलीबारी की थी, लगभग 1500 भील मारे गए थे। कितने, 1500 भील वीर गति को प्राप्त हुए थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसे भारत का प्रथम जलियांवाला बाग कहा जाता है। भारत का प्रथम जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है, तो भारत का प्रथम जलियांवाला बाग कहा जाता है। देखिए कितनी विडंबना की बात है कि उस समय 1500 लोग मारे गए थे। कितने लोग मारे गए थे, 1500 लोग मारे गए थे। और 1500 से ज्यादा ही थे, रिकॉर्ड में 15 है, इसका मतलब 3 गुना 4 गुना होंगे। तो मार दिया गया, मतलब किस लिए मार दिया गया, क्योंकि इन्होंने अपनी मांगों को उठाया गया। अब सवाल है, मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था। तो कहते हैं कि मत्स्य संघ का जब गठन हो रहा था, उनमें से कहते हैं कि एक जिला वो था, एक ठिकाना वो था, यानी एक रियासत वो थी। उन्होंने कहा यार हम राजस्थान में कैसे जाएं, हमारी राजस्थान वालों के साथ तो भाषा बिल्कुल मैच ही नहीं हो रही है। तो कहा कि क्या करें, तो कहा कि जनता क्या कहती है, जनता से बहुमत ले लेते हैं। तो बताइएगा भाई, अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है, इसका आंसर देना है। भरतपुर, करौली और धौलपुर भाषाई आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ कौन मिलना चाहता था, बताइएगा। अच्छा सवाल है, शेरू बालियान, राज खटीक, कविता वर्मा, माँ चामुंडा फोटोग्राफी, सुमन सोनू, नटवर लाल लबाना, अमर मीणा, जीवराज दांदू,
आंसर दो भाई फटाफट। महेंद्र पारगी, हनुमान प्रसाद, माधुरी भार्गव, राजू जालप, नटवर लाल लबाना, हरीश रावत, लोकेश। वेरी गुड। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? धौलपुर वाले ये कह रहे थे साहब हमें किस में जाना है, हमें जाना है उत्तर प्रदेश के में अंदर, क्योंकि हमारी जो भाषाई और हमारी सांस्कृतिक सामाजिक एक्टिविटी है वो उत्तर प्रदेश वालों से ज्यादा मिलती है, लेकिन नहीं होता है। राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण था ये, और प्रथम चरण के अंदर 4 रियासतों को शामिल किया गया था, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली को। और इसका जो गठन किया गया था 18 मार्च 1948 किया गया था। इसका जो उद्घाटन होता है ना, वो उद्घाटन कई बार पूछ लिया जाता है कि इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ। तो इसका उद्घाटन हुआ था भाई लोहागढ़ दुर्ग में। लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? तो ये लोहागढ़ दुर्ग अपने भरतपुर में है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा भाई साहब इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो इसके जो उद्घाटनकर्ता थे ना उनके बारे में भी याद रखना है भाई। तो इनके उद्घाटनकर्ता थे वो थे अपने राजस्थान के NV गॉडगिल, नरहरि विष्णु गॉडगिल था। और इस संघ का नाम रखा गया था मत्स्य संघ। क्या नाम रखा गया था? मत्स्य संघ। और मत्स्य संघ का नाम किसके कहने पर किया था? तो KM मुंशी थे, और KM मुंशी ने कहा नहीं इसका नाम मत्स्य संघ करो। उसके बाद इस मत्स्य संघ की जो राजधानी बनाई गई थी वो राजधानी बना दी गई अलवर को। किसको बना दी गई? अलवर को बना दी गई राजधानी। और उसके बाद जो धौलपुर के जो शासक थे भगवान, जो धौलपुर के थे, और धौलपुर के शासक को क्या बनाया गया था? राज प्रमुख बनाया गया था। क्या बनाया गया था? राज प्रमुख बनाया गया था। जो कौन थे भाई? उदयबान सिंह। कौन थे? उदयबान सिंह थे। और उसके बाद क्या किया गया भाई? जो करौली के शासक थे जिनका नाम था गणेश पाल। करौली के कौन थे भाई? गणेश पाल थे करौली के। और उनको क्या बना दिया गया भाई? करौली के गणेश पाल को उपराज प्रमुख बनाया गया। उपराज प्रमुख बनाया गया। कल मैंने कोई क्लास ली थी, उस समय मैंने यहाँ के प्रधानमंत्री के बारे में बात की थी, और उसमें मैंने शायद थोड़ा सा मिस कर दिया था। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था और वाइस प्रेसिडेंट किसको बनाया गया था, ये भी याद रखना। तो उप प्रधानमंत्री बनाया गया था, वो बनाया गया था युगल किशोर चतुर्वेदी को। तो फिर प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? युगल किशोर चतुर्वेदी को क्या बनाया गया था? यहाँ का उप प्रधानमंत्री। तो फिर प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था, ये आपसे सवाल पूछा जाएगा कि मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री कौन था, बता दीजिए। वेरी गुड। तो वहां पर मैंने आपको बता दिया था। यहाँ पर आपका राइट आंसर है शोभाराम कुमावत। शोभाराम कुमावत को क्या बनाया गया था? यहाँ का प्रधानमंत्री बनाया गया था। ये आपको याद रखने हैं। बेहतरीन सवाल है और बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ना होगा। सवाल ऐसे पढ़ना है कि सवाल में से कोई सवाल बाहर जाए ही नहीं, क्योंकि घूम फिर के सवालों के पास में ही सवाल बनेंगे मेरे भाई। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? तो राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे, और राजस्थान की स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन से व्यक्ति, कौन सी महिला होती है जिसको क्या किया जाता है भाई? गिरफ्तार किया जाता है। अब आपको उसका क्या बताना है? नाम बताना है। कौन थी भाई? बताइए। अच्छा और बेहतरीन सवाल है और गजब का सवाल है। बताओ कौन थी? स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पुलिस के द्वारा गिरफ्तार की गई महिला। वेरी गुड। बेहतरीन सवाल का बेहतरीन आंसर दे रहे हैं। नथु पिचकिया, जितेंद्र महावर, दर्शिका शर्मा, अज्जू परमार, हरीश रावत, महेंद्र पारगी। फटाफट आंसर दो भाई। अशु मीणा, नटवरलाल लबाना, पायलट मीणा, कविता वर्मा, सुमन सोनू, नटवरलाल, हनुमान प्रसाद। फटाफट कीजिएगा भाई। वेरी गुड। तो भाई इसका राइट आंसर है वो है अंजना देवी चौधरी। अंजना देवी चौधरी राजस्थान की पहली महिला थी जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्या होती है भाई? गिरफ्तार होती है। ये याद रखना है। अब अंजना देवी चौधरी से रिलेटेड क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं कि साहब इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो कहते हैं कि इनका जन्म हुआ था श्री माधोपुर के अंदर। कहाँ पर हुआ था? श्री माधोपुर के अंदर हुआ था। और श्री माधोपुर कहाँ पर है? सिक्कर के अंदर इनका जन्म हुआ था। फिर आपसे पूछा जाएगा कि इनके पति कौन थे? तो पति थे इनके राम नारायण चौधरी, अर्थात ये राम नारायण चौधरी की क्या थी? पत्नी थी। और फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा इनके बारे में कि इन्होंने क्या किया था 1924 में? बिजोलिया आंदोलन में नेतृत्व, बिजोलिया आंदोलन हुआ था, उस बिजोलिया आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था, और लगभग 500 महिलाओं का इन्होंने क्या किया था? नेतृत्व किया था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इन्हें गिरफ्तार हुई थी। उसके बाद 1934 के अंदर कहते हैं कि राम नारायण चौधरी ने नारेली आश्रम की स्थापना की थी। कौन से आश्रम की? नारेली आश्रम, जो कहाँ पर है? ये आपके अजमेर के अंदर है। और यहाँ पर रहकर वो क्या करने लगी भाई? कहते हैं कि महिलाओं की सेवा करने लगी, और हरिजन
सेवा की हरिजनों की क्या करने लगी? सेवा करने लगी। ये भी आपको याद रखना। भी आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल, किस गढ़ को दारादर गढ़ के नाम से जाना जाता है? अच्छा सवाल पूछा। राजस्थान का वह किला जिसे दाराधर गढ़ के नाम से जाना जाता है। अब आपको बताना है राजस्थान का वह किला जिसे दाराधर गढ़ कहा जाता है। बता दो भाई। अच्छा और बेहतरीन सवाल है और गजब का आंसर देना है आपको। राजस्थान का वह किला जिसे क्या कहा जाता है भाई? दाराधर गढ़ कहा जाता है। अब बताओ भाई, सवाल आपके सामने है और आंसर आपके सामने है। बताओ भाई, दाराधर गढ़ किसे कहा जाता है? बताइएगा भाई। बेहतरीन सवाल आपसे पूछा है, ठीक है। और इसका आपको क्या देना है? आंसर देना है। अब बताइएगा भाई, कौन सा आंसर आपका एग्जैक्ट सही बैठ सकता है, उसी के बारे में आपको चर्चा करनी है कि कौन सा किला है जिसको धाराधरगढ़ कहा जाता है। बताइए, गजब सवाल पूछा है आपसे। हाँ, वेरी गुड। आप धाराधरगढ़ कहा जाता है, वो चौमुगा गढ़ को कहा जाता है। चौमुआ गढ़ का किला कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। लेकिन सवाल क्या पूछा जा सकता है इसके अलावा? ये तो आपने आंसर दे दिया है, लेकिन जब भी आपसे पूछा जाएगा कि साहब चौमू का किला कहाँ पर है, ये चौमू का किला है जयपुर के अंदर। और चौमू का किला से रिलेटेड अच्छी अच्छी बातें पूछी जाएगी और पूछी जाएगी इसका उपनाम क्या है। तो इसका उपनाम है भाई रघुनाथगढ़। कौन सा गढ़ है? रघुनाथगढ़ है। ये भी आपको याद रखना है। रघुनाथगढ़ किले का नाम है। और क्या नाम है? धाराधरगढ़ है। धाराधरगढ़ है। धाराधरगढ़। और क्या गढ़ है? चौमुहा गढ़ है। कौन सा गढ़ है भाई? चौमुहा गढ़ है। ये भी आपको याद रखना है। फिर आपको याद रखना है कि इसका निर्माण किसने करवाया था भाई? तो इसका जो निर्माता आपसे पूछा जाएगा कि निर्माण करने वाले कौन थे भाई? ठाकुर कर्ण सिंह थे। कहते हैं कि ठाकुर कर्ण सिंह को एक संत मिलते हैं जिनका नाम होता है वेणीदास। तो संत वेणीदास के आशीर्वाद से इन्होंने इस किले का क्या करवाया? निर्माण करवाया। उसी प्रकार आपको पता होना चाहिए इस किले का जो निर्माण पुनः निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? रघुनाथ सिंह ने। तो पुनः निर्माण रघुनाथ सिंह ने करवाया था, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? रघुनाथगढ़ कहा जाता है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ भाई, इस किले की जो आकृति है ना, वो कमल का जो फूल होता है, कमल फूल के सम्मान इसकी क्या है? आकृति है। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। किसके बारे में याद रखना है? चौमू के किले के बारे में याद रखना है, जो कहां पर है? राजस्थान के जयपुर जिले के अंदर है भाई, ठीक है। अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है और गजब के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। और मैं देखो एक बात और बता दूं, जैसे उदयपुर का स्थापना कहते हैं कि प्रेमगिरी के आशीर्वाद से की थी। उदय सिंह को एक साधु मिले थे, प्रेम सिंह जी, प्रेमगिरी जी, और प्रेमगिरी जी ने कहा कि एक नई राजधानी बना लो, और इसके आशीर्वाद से 1559 में इन्होंने उदयपुर की स्थापना की थी। तो हमारे राजस्थान के अंदर प्राचीन काल में साधु और सन्यासियों के वचनों को बहुत अधिक माना जाता था। ये भी आपको याद रखना है भाई। अगला सवाल है, बेहतरीन सवाल है और गजब का सवाल है, ठीक है भाई। तो हमारी इस क्लास की चैटिंग में आलिया के वेश में कालिया और कालिया के वेश में आलिया है। तो टर्म्स एंड कंडीशन ये रहेगी कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप जानो और आपके काम जाने। बाद में पता चलेगा कि सर घूंघट उठाया और दाढ़ी वाला बैठा था अंदर। तो बताओ चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है? राजस्थान की प्रमुख बावड़िया, और राजस्थान की प्रमुख बावड़ियों में आपको बताना है कि भाई बताओ हमारे राजस्थान के अंदर प्रमुख बावड़िया पूछी। जल स्थापत्य पढ़ते ना, तो जल स्थापत्य में पूछा है चांद बावड़ी कहाँ पर है। गजब सवाल पूछा है और इसका आपको क्या देना है? आंसर देना है। बताओ भाई चांद बावड़ी कहाँ पर है? ये तो आपको आता ही आता है। राजस्थान के अंदर जल स्थापत्य पढ़ते हैं और जल स्थापत्य के अंदर आती है चांद बावड़ी। कौन सी बावड़ी? चांद बावड़ी। बताओ चांद बावड़ी कहां पर है? अच्छा सवाल है और बेहतरीन सवाल है। बताओ कौन सी बावड़ी? चांद बावड़ी पूछी है, बताओ। अच्छा सवाल है साहब। चांद बावड़ी आबानेरी के अंदर है। आबानेरी कहां पर है? दौसा के अंदर है। कहां पर है? दौसा के अंदर है आबानेरी।
अब आपसे पूछा जाएगा इस चांद बावड़ी से रिलेटेड कौन कौन से सवाल ये पूछा जाएगा, बता मेरे भाई इस बावड़ी का निर्माता कौन था। तो इसका निर्माण करवाने यानी आबानेरी के जो इस बावड़ी का निर्माण करवाया था वो कहते हैं कि एक शासक था जिसका नाम था चांद। क्या नाम था? चांद। और प्रतिहार शासक था चांद, इसने इसका निर्माण करवाया था और इसी ने ही आबानेरी की स्थापना की थी। ये बावड़ी लगभग 8वीं शताब्दी की बावड़ी है और इसके अंदर टोटल 3500 सीढ़ियां हैं। कितनी? 3500 सीढ़ियां बनी हुई है इस पहाड़ी के, इस बावड़ी के अंदर। और इसकी जो गहराई है ना वो है 19.5 मीटर, 19.5 मीटर है। लेकिन बावड़ियों में क्या होता है, इसकी यूं होती है खुदाई, तो ये ऊंचाई ऐसे देखी गई है, इस तरह से लंबाई के तौर पर नहीं देखी गई है, ये भी याद रखना है। आगे बात करते हैं और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? सवाल ये कह रहा है राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य जो अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हो गए? वाह भाई वाह। तो राजस्थान के ऐसे व्यक्ति भी हुए जो राजा थे और गुरु ने कहा कि अब राजा बनने में कोई फायदा नहीं है, आपको इसका क्या नहीं मिल रहा है, फायदा नहीं मिल रहा है, आप ऐसा करिए संत बन जाइए। तो राजस्थान के वो व्यक्ति जो पहले राजा होते हैं और बाद में क्या बन जाते हैं भाई? संत बन जाते हैं। कौन थे भाई? अच्छा और बेहतरीन सवाल है और इसका आपको आंसर देना ही पड़ेगा भाई। कौन थे आपको बताना है, कौन थे भाई? वेरी गुड, संत पीपा। ओम देव बाबू ओम। वाह भाई, ओम जी, ओम बाबू ओम। ये लो संत पीपा, जिनका नाम था प्रताप सिंह खींची। कौन सा? प्रताप सिंह खींची इनका नाम था। और ये कहाँ के शासक थे? झालावाड़ के शासक थे, अर्थात गागरोन के शासक थे। ये गागरोन के शासक थे, लेकिन बाद में कहते हैं कि ये रामानंद के क्या बन जाते हैं? शिष्य। तो इनके गुरु कौन थे भाई? इनके गुरु का नाम था रामानंद। आपको पता होगा कि संत पीपा दर्जियों के आराध्य देव है। दर्जियों के कैसे देव हैं? आराध्य देव है, ये भी आपको याद रखना है, आराध्य देव है। इनका मंदिर कहां पर बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है समदड़ी के अंदर। समदड़ी कहां पर है? समदड़ी बाड़मेर के अंदर है। कहां पर है? समदड़ी बाड़मेर के अंदर है। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि इनकी गुफा कहां पर है। तो संत पीपा की गुफा, गुफा के बारे में पूछे तो आप कहोगे सर टोडा में है। कहां पर है? टोडा, टोडा रायसिंह। और टोडा रायसिंह कहां पर है? टोडा रायसिंह है अपने टोंक में। कहां पर है? टोंक के अंदर है। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। संत पीपा से रिलेटेड सवाल जो आपसे पूछे जाएंगे कि ये अपना जो जीवन है वो साधु के रूप में बिताते हैं। इनके जो गुरु थे रामानंद जी थे और कहते हैं कि ये राजा बनने से पहले इनके भाई थे, भाई का नाम था अचल दास। और अचल दास को अपना अचल दास को अपना राज्य सौंप देते हैं। ये बात याद रखना है। इसके अलावा याद रखना है, कई बार आपसे पूछा जाता है कि इन्होंने मोक्ष का साधन क्या बताया। इन्होंने कहा मोक्ष का एक ही साधन है, भक्ति करो। कैसी भक्ति करो? और भक्ति करो निर्गुण भक्ति, निर्गुण भक्ति। और निर्गुण भक्ति पर इन्होंने क्या दिया? जोर दिया। फिर आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि संत पीपा का बारे में, और संत पीपा के बारे में ये पूछा जाएगा संत पीपा के जो भजन है ना उन भजनों को किसमें संग्रहित किया गया है। तो संत पीपा के भजनों को गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया गया है। गुरु ग्रंथ साहिब जो सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है उसके अंदर इनके भजनों को क्या किया गया है भाई? संकलित किया गया है, उनके अंदर संग्रह किया गया है। ये भी याद रखना है। अच्छा सवाल है संत पीपा के बारे में। ऐसे सवाल अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या कर लिए जाते हैं? पूछ लिए जाते हैं भाई। आगे बात करें, आज नेट खत्म हुआ है तो कल अपने नेट इसी टाइम स्टार्ट करना है, उससे पहले पढ़ना है, ठीक है। अगला सवाल रहा ये वाला, लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे होता है? तो हमारे राजस्थान के अंदर लोक देवता हैं और लोक देवताओं से पूछा है कि इनका जो थान होता है वो किस वृक्ष के नीचे होता है, और पूछा किसका है? गोगा जी का है। तो बताओ भाई गोगा जी का थान कौन से वृक्ष के नीचे होता है? ये तो आप ही बता सकते हो, बताओ। राजस्थान के अंदर गोगा जी का थान होता है वो किस वृक्ष के नीचे होता है? बताओ भाई। अच्छा और गजब सवाल पूछा है। अक्सर ऐसे सवाल परीक्षाओं में क्या कर लिए जाते हैं? पूछ लिए जाते हैं। अब बताओ भाई, इतना अच्छा सवाल पूछा है गोगा जी। तो गाँव में कहा जाए ना, गाँव गाँव गोगो और गाँव गाँव खेजड़ी।
गांव गांव गोगोर, गांव गांव खेजड़ी। अब देखिए राजस्थान के अंदर कुछ ऐसे राजवंश है, मैं आपको बता दूं, जो अपने कोई एक वृक्ष होता है उस वृक्ष को अपना आराध्य मानते हैं और कभी भी वो उस वृक्ष को नहीं काटते हैं। और वो कौन से देवता हैं उनके बारे में मैं आपसे पूछूं तो आपसे पूछे कि ऐसे वृक्ष जो एक आराध्य वृक्ष के रूप में पूजे जाते हैं किसी वंश के, तो आराध्य वृक्ष के बारे में आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान के अंदर जो हाड़ा वंश थे ना, वो हाड़ा वंश कहते हैं एक वृक्ष होता है जिसका नाम क्या होता है भाई, अशोक। अशोक को अपना आराध्य मानते, अशोक वृक्ष को अपना आराध्य मानते हैं। और एक वंश है तोमर। तोमर कहते हैं कि खेजड़ी को अपना आराध्य मानते, खेजड़ी होता है ना, खेजड़ी। और एक होता है कछवाहा वंश, जयपुर का जो कछवाहा वंश था ना, वो वंश मानता था वट वृक्ष को अपना आराध्य। उसी प्रकार से चौहान वंश है ना, चौहान, ये चौहान पीपल को अपना आराध्य मानते, पीपल, ठीक है। और जो राठौड़ है, वो राठौड़ कभी भी नीम के पेड़ को नहीं जलाते हैं, नीम को अपना आदर्श मानते हैं, अपना आराध्य मानते हैं। यादव होते हैं, यादव, ये कदम का जो पेड़ होता है उसको अपना क्या मानते हैं, आदर्श मानते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। उसी प्रकार मैं आपको बताऊं, एक वृक्ष है जिसका नाम है महुआ। क्या नाम है भाई, महुआ। और महुआ वृक्ष को जो भील जनजाति है, वो भील जनजाति अपने को क्या मानती है भाई, आदर्श मानती है, इसको क्या मानती है, पवित्र मानती है। और महुआ से क्या बनती है भाई, शराब। और महुआ से बनी शराब को क्या कहा जाता है भाई, महुआ से बनी शराब को मावड़ी कहा जाता है। इसीलिए इस वृक्ष को क्या कहा जाता है, आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहा जाता है। आदिवासियों का कौन सा वृक्ष कहा जाता है, कल्प वृक्ष कहा जाता है। किसको कहा जाता है, महुआ को। सर्वाधिक कहां पर देखने को मिलेगा, उदयपुर में। ये भी आपको याद रखना है, याद रखना है। महुआ सर्वाधिक कहां पर देखने को मिलेगा, उदयपुर के अंदर देखने को मिलेगा। ये भी आपको क्या रखना है भाई, याद रखना है। कई बार इस प्रकार के सवाल भी अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या कर लिए जाते हैं भाई, पूछ लिए जाते हैं। क्या कर लिए जाते हैं भाई, पूछ लिए जाते हैं। सटीक आंसर है और सटीक आंसरों को पढ़ना चाहिए आपको। फैक्ट होते हैं वो क्लियर होने वाले हैं। आगे बात करते हैं और अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल बेहतरीन सवाल है। बेहतरीन सवाल को पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना है यार। अभी तक 74 पे चल रहे, 80 प्लस पहुंचाओ फटाफट। फिर अगला सवाल है, एक व्यक्ति है जिनका नाम है कुदरत सिंह, और कुदरत सिंह का जो संबंध है वो किस कला से है और किस कला में महारत के कारण इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। अब आपको बताना है, एक व्यक्ति जिनका नाम है कुदरत सिंह, और कुदरत सिंह का संबंध किस कला से है, बताइएगा भाई फटाफट। मोहसिन खान, नाथू पिचकिया, अजू परमार, अक्षय बारवा, बैरवा, असु मीणा, राजमल मीणा, सुमन सोनू, नाथू पिचकिया, मोहसिन। आंसर दीजिएगा भाई फटाफट। अच्छा सवाल है और बेहतरीन सवाल है, आंसर बताइएगा। वेरी गुड। तो मीनाकारी कला के कलाकार है सरदार कुदरत सिंह। याद रखना, जिस आदमी के पीछे सरदार आ रहा है, चाहे सरदार किशन सिंह का हो, चाहे सरदार किशन सिंह हो, चाहे सरदार कुदरत सिंह हो, और बात अगर हस्तकला की आए, कौन सी कला की, हस्तकला की आए, और जिसके पीछे सरदार लग रहा है, मान लेना ये सारे के सारे किस कला के कलाकार हैं, मीनाकारी की। अब ये मीनाकारी कला कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा, इसका क्या किया जाता है भाई, तो मीनाकारी है, ये पर क्या होती है भाई, गहने होते हैं ना, उन गहनों पर क्या किया जाता है भाई, उनके अंदर जड़ाव का कार्य होता है। मीनाकारी को जयपुर में लाए कौन थे, तो जो जयपुर के शासक थे, आमेर के शासक मान सिंह प्रथम। और मान सिंह प्रथम ये कला कहां से लाए थे, लाहौर से लाए थे। कहां से लाए थे, लाहौर से लाए थे, और लाहौर से लाकर इनको यहां पर स्थापित कर दिया था। ये भी आपको क्या रखना है भाई, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल भी बेहतरीन सवाल मिलने वाला है अपने। और सवाल आपसे क्या पूछा है भाई, ये देखिए, मोहम्मद शाह और शाही इब्राहिम किस चित्रकला शैली के प्रसिद्ध कलाकार थे। गजब सवाल पूछा है। एक का नाम है शाही इब्राहिम और एक का नाम है मोहम्मद शाह, और इन दोनों का संबंध किस कला से था, ये आपको बताना है भाई। गजब सवाल का गजब तरीके से आपको आंसर देना है। राजस्थान की चित्रकला पढ़ते हैं ना, तो ऐसे सवाल अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि भाई किस कला का संबंध किस व्यक्ति से है। अब बताओ भाई, सवाल इतना अच्छा पूछा है तो इसका आंसर भी सटीक होना चाहिए। बताइए, राजस्थान के अंदर चित्रकला पढ़ते हैं ना, तो चित्रकला के अंदर ये नाम आते हैं भाई। एक का नाम आता है शाही इब्राहिम और दूसरे का नाम भी आता है। अब आपको बताना है कि इसका
राइट आंसर क्या है? गजब सवाल पूछा है। क्या पूछा है? साहिब राम और दूसरा नाम है मोहम्मद शाह। बताओ भाई, वेरी गुड। काफी जने गलत बता रहे हैं और काफी जने क्या बता रहे हैं? सही बता रहे हैं। तो सही वाले कम है, गलत वाले ज्यादा है। अब आपको बताना है कि इनका संबंध किस कला से था, साहिब राम का। तो मैं आपको बता दूं, हमारे राजस्थान के अंदर एक चित्रशैली है जिसका नाम है जयपुर चित्रशैली। कौन सी शैली? जयपुर चित्रशैली। और जयपुर चित्रशैली के दो कलाकार थे, मोहम्मद शाह और साहिब राम। अब जयपुर चित्रशैली से रिलेटेड अपने प्रतियोगी परीक्षाओं में कौन कौन से सवाल बन सकते हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं। जैसे आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा, साहब ये जो जयपुर की जो चित्रशैली है, जयपुर चित्रशैली, इस चित्रशैली किसकी है? तो मुगल प्लस हिंदू चित्रशैली का ये मिश्रण है। हिंदू शैली का ये क्या है? मिश्रण है। ये आपको याद रखना है, हिंदू शैली का क्या है? मिश्रण है। क्योंकि जयपुर के शासक सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार करते हैं। और सवाल आपसे पूछा जाएगा इसके अंदर कि जय भाई बताओ, हमारे राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा आदमकद चित्र, आदमकद का मतलब क्या होता है? पोर्ट्रेट चित्र, सबसे ज्यादा किस शैली में बने हुए? जयपुर शैली में बने हुए। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि जयपुर शैली के अंदर, जयपुर शैली का स्वर्ण काल किसका काल कहलाता है? तो आप कहोगे सर जयपुर के शासक थे सवाई प्रताप सिंह, और सवाई प्रताप सिंह का काल जयपुर शैली का कौन सा काल कहलाता है? स्वर्णिम काल कहलाता है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि जयपुर के अंदर एक स्थापना की गई थी, और किसकी स्थापना की गई थी भाई? राजस्थान महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स। और महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट को क्या कहा जाता है भाई? महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट को ही क्या कहा जाता है? हुनरी मदरसा कहा जाता है। कौन सा मदरसा? हुनरी मदरसा। और इस हुनरी मदरसा की स्थापना किसने की थी? तो आप कहोगे सर हुनरी मदरसा की स्थापना करने वाले थे जयपुर के शासक राम सिंह। और राम सिंह सेकंड ने क्या की थी? हुनरी मदरसा की क्या की थी? स्थापना। यह चित्रकला को बढ़ावा देने वाली एक संस्था थी। फिर आपको याद रखना है आपको कि सवाल आपसे पूछा जाएगा कि जो जयपुर की शैली है उस शैली में किसका प्रयोग किया गया है? जस्ते का प्रयोग किया गया है। जस्ते का क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है भाई। और सवाल महत्वपूर्ण ये पूछा जाएगा, राजस्थान की वह शैली जहां पर सर्वाधिक मुगल प्रभाव दिखाई देता है तो वो आपकी जयपुर शैली होगी। जयपुर शैली पर सर्वाधिक मुगल प्रभाव दिखता है भाई, ये भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है बेहतरीन सवाल, और उसका भी आपको क्या देना है? जवाब देना है। क्या जवाब देना है भाई? जवाब आपको ये देना है कि दादू और उनके शिष्यों की रचनाएं अधिकतर किस भाषा में पाई जाती है? तो संत दादू दयाल, संत दादू दयाल से रिलेटेड बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं कि दादू दयाल का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? वो अहमदाबाद गुजरात के अंदर हुआ था। लेकिन दादू दयाल ने जो दादू पंथ की स्थापना की थी वो प्रधान पीठ नारायणा के अंदर है। नारायणा कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। और दादू खोल कहाँ पर है? तो दादू खोल यानी दादू की गुफा, दादू जी की गुफा यानी दादू खोल कहाँ पर है? तो ये बहराना के अंदर है। ये भी आपको पता होना चाहिए। और फिर आपको ये भी पता होना चाहिए दादू दयाल के टोटल शिष्य कितने थे? 152। लेकिन प्रमुख 52 शिष्यों को क्या कहा जाता था? 52 स्तंभ कहा जाता था। संत दादू दयाल ने अकबर से मुलाकात की थी, और अकबर से इनकी मुलाकात कहाँ पर होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। फतेहपुर सीकरी में होती है, ये भी पता होना चाहिए। बाद में कहते हैं कि दादू दयाल होते हैं, इनका जो दादू पंथ होता है वो 5 भागों में विभाजित हो जाता है। कितने भागों में? 5 भागों में ये विभाजित हो जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। संत दादू दयाल के जो दादू पंथी लोग हैं वो मृत व्यक्ति को क्या करते हैं भाई? मृत व्यक्ति को क्या करते हैं भाई? जलाते भी नहीं है और गाड़ते भी नहीं है, उसे जानवरों के खाने के लिए, जानवरों को खाने के लिए क्या कर देते हैं भाई? खुले में छोड़ देते हैं। क्या कर दिया जाता है? खुले में छोड़ दिए जाते हैं। ये भी आपको याद रखना है, जानवरों को खाने के लिए खुले में छोड़ दिया जाता है। अब देखिए इन्होंने कौन सी भाषा में? ढूंढाड़ी भाषा में अपने क्या लिखे थे? ग्रंथ लिखे थे, दादूजीरी वाणी। दादूजीरी वाणी जैसे इन्होंने क्या लिखे थे? ग्रंथ लिखे थे। इनके शिष्य रज्जबदास जी थे और भी थे। शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जिले में है? ये भी आपको बताना है। शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य बता दीजिए। मोहसिन खान अच्छू मीणा, बताओ भाई। महेंद्र पारगी। सवाल आपसे क्या पूछा है?
कि शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य? शेरगढ़, बारां के अंदर, उदयपुर के अंदर, बीकानेर के अंदर। अब बताइएगा भाई, राजस्थान के अंदर पूछा है शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। अब शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में आपको जवाब देना है। बताओ भाई शेरगढ़ कहाँ पर है? अच्छा और बेहतरीन सवाल है और इसका आपको आंसर देना है। शेरगढ़ कहाँ पर है भाई? शेरगढ़, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो आप लोग। शेरगढ़ बारां के अंदर है। कहाँ पर है? बारां जिले के अंदर है शेरगढ़। और आपको ये भी याद रखना है शेरगढ़ के बारे में कि साहब इसे क्या कहा जाता है? शेरगढ़ को, शेरगढ़ को कहा जाता है सांपों की शरण स्थली। सांपों की कौन सी स्थली? सांपों की शरण स्थली। इसका मतलब क्या हुआ कि सांप यहाँ पर क्या लेते हैं? शरण लेते हैं। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए 1983 में इसे अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। यानी 1983 में इसे अभ्यारण्य का क्या दिया गया? दर्जा दिया गया। इसमें से कौन सी नदी होकर गुजरती है? परवन नदी इस अभ्यारण्य के अंदर से होकर गुजरती है, ये भी याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पर कहते हैं कि किसी जमाने में बाघों की संख्या सर्वाधिक होती थी और गमधर शिकार होदी, गमधर शिकार होदी कहाँ पर बनी हुई है? तो वो यहीं पर बनी हुई है, गमधर शिकार होदी शेरगढ़ के अंदर बनी हुई है। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है भाई। आप देखिए, आप वीडियो को लाइक कम कर रहे हैं भाई, मजा नहीं आ रहा है पढ़ाने में। आप जैसे ही वीडियो को लाइक करते हैं अंदर से क्या होता है? सवाल फूटने लगते हैं, बाहर आने लगते हैं आपकी तरफ, ठीक है, ज्ञान फूटता है। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करना है भाई। और अगला सवाल देखते हैं, और अगला सवाल है ये है, क्या पूछा? आदिवासियों के हरे सोने के नाम से किसे जाना जाता है? तो आदिवासियों का हरा सोना किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। राजस्थान की वनस्पतियां पढ़ते हैं और राजस्थान की वनस्पतियों में आपको पता होना चाहिए। सवाल आपसे पूछा जाता है कि हमारे राजस्थान के अंदर क्या कहा जाता है भाई? आदिवासियों का हरा सोना किसे कहा जाता है? बताइएगा। आदिवासियों का हरा सोना, वेरी गुड, बेहतरीन आंसर देना है। 88 शतक लगाना है भाई, शतक लगाना है अपने को। अभी 2 छक्के की जरूरत है, अभी हम खेल रहे हैं, लगातार बैटिंग कर रहे हैं। आंसर दीजिएगा। आदिवासियों का हरा सोना बांस को कहा जाता है। किसको? बांस को। बांस एक क्या है? घास है। इस घास की क्या विशेषता है? तो सर्वाधिक तेजी से उगने वाली घास, सर्वाधिक तेजी से बढ़ने वाली घास, सर्वाधिक तेजी से बढ़ने वाली घास कौन सी है? वो है ये बढ़ने वाली घास। ऐसे हैं कि एक दिन में लगभग 8 से 6 इंच और कभी कभी तो 1 फीट तक ये क्या होता है? बढ़ जाता है। कभी गलती से भी रात में किसके ऊपर मत बैठना? बांस के ऊपर मत बैठना, वरना क्या हो जाएगा? सब माल खराब हो जाएगा, सब काम खराब हो जाएगा। अब देखिए बांसवाड़ा के बांस के बारे में आपसे क्या सवाल पूछा जाएगा? भाई साहब ये जो बांस है, इस बांस के बारे में आपसे अच्छे अच्छे क्या पूछे जाएंगे? सवाल पूछा जाएगा। और सवाल आपसे पूछा जाएगा इसके बारे में, इसे आदिवासियों का कौन सा सोना कहते हैं? हरा सोना कहते हैं। सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है भाई? सर्वाधिक होता है बांसवाड़ा के अंदर। कहाँ होता है भाई? सर्वाधिक होता है बांसवाड़ा के अंदर। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय बांस मिशन कब चलाया गया था? तो राष्ट्रीय बांस मिशन चलाया गया था, वो कल चलाया गया था 2006-07 में। 2006 के अंदर भी और 2007 के अंदर चलाया गया था, ये याद रखना, 2006-2007 में। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा, सवाल आपसे पूछा जाएगा बंबू मिशन, कौन सा मिशन? बंबू मिशन का संबंध किससे है? तो बंबू मिशन के बारे में जब भी आपसे पूछे तो आप कहोगे सर बांस से संबंधित मिशन है जिसका नाम क्या है भाई? बंबू है। क्या है भाई? बंबू है। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। बंबू एक घास है और ये क्या है भाई? एक घास है। क्या है भाई? ये घास है। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। ऐसे बेहतरीन सवाल अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या कर लिए जाते हैं? पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए, और अब देखिए ये सवाल आपसे क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्लू बेबी सिंड्रोम से संबंधित है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है एक रोग, और ब्लू बेबी सिंड्रोम में क्या होता है? शरीर पड़ जाता है नीला। क्या पड़ जाता है? नीला पड़ जाता है। और बता दीजिए ब्लू बेबी सिंड्रोम से संबंधित कौन सा रोग है? बताइए। लाइट्रेट, पारा, शीशा या लोहा? तो शरीर के अंदर किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है? बताइएगा भाई। अच्छा सवाल, बेहतरीन सवाल है, पढ़ा होगा आप लोगों ने इस सवाल को। ब्लू बेबी सिंड्रोम बिल्कुल बंबू मिशन उदयपुर से शुरू हुआ था। आंसर बताइएगा भाई। तो हमारे शरीर के अंदर ये लाइट्रेट नहीं है, नाइट्रेट है, नाइट्रेट। तो इसकी मात्रा के कारण क्या होता है भाई? ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक एक क्या हो जाता है? रोग हो जाता है। अगला सवाल ये पूछा है,
और क्या पूछा है, ऊंट का वैज्ञानिक नाम बताओ भाई। ऊंट का वैज्ञानिक नाम आपको बताना है। ऊंट के बारे में आप काफी बातें जानते हो। ऊंट को राज्य पशु का दर्जा दिया जा चुका है। ऊंट के बारे में आपको बताना है कि ऊंट से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावलियां भी आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या कर ली जाती है, पूछ ली जाती है। अब बताओ ऊंट के बारे में आप क्या जानते हो, बताओ। सी फॉर कैमल, कैमल यानी ऊंट। बताओ ऊंट के बारे में। इतना अच्छा और बेहतरीन सवाल पूछा है आपसे कि बताओ भाई ऊंट है, ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है, अच्छे से आपको बताना है कि ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है। बताओ भाई कौन बता रहा है सही तरीके से इसका सही जवाब। ऊंट के बारे में आपको बताना है। अच्छा अच्छा, बेहतरीन सवाल है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं सर, कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। और इसके अंदर कहते हैं कि वसा की मात्रा अधिक हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, ये भी कहा जाता है कि भाई इसके अंदर पानी होता है, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। आंसर बताना है आपको। बिल्कुल कैमेलियस डोमेट्रियस कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट कहाँ पर है, तो सर्वाधिक पूछे तो आप कहोगे सर बीकानेर के अंदर सर्वाधिक है। कहाँ पर सर्वाधिक है, बाड़मेर के अंदर। कहाँ पर है, बाड़मेर के अंदर है। तो न्यूनतम ऊंट कहाँ पर है, तो न्यूनतम की बात करें तो आप कहोगे सर न्यूनतम ऊंट है वो है बांसवाड़ा के अंदर। कहाँ है, बांसवाड़ा के अंदर है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। ऊंट महोत्सव 2022 कहाँ पर मनाया गया था, तो ये मनाया जाता है कहाँ पर, बीकानेर के अंदर ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि ऊंट के अंदर कौन सा रोग होता है भाई, तो ऊंट के अंदर एक रोग होता है जिनके बारे में याद रखना भाई। ऊंट के अंदर एक रोग होता है सर्रा। फिर आपसे पूछा जाएगा ऊंट का बच्चा क्या कहलाता है भाई। ऊंट का जो बच्चा होता है उस बच्चे को क्या कहते हैं, टोडिया कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, टोडिया कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा ऊंट का आभूषण। ऊंट के आभूषण में पूछे कि ऊंट का आभूषण कौन सा होता है, एक होता है गोरबंद। ये कौन होता है, गोरबंद होता है। ये क्या होता है भाई, गिरबान होता है। क्या होता है भाई, गिरबान होता है। एक होता है काठी। क्या होता है भाई, काठी होता है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा ऊंटों के बारे में कि हमारे राजस्थान के अंदर ऊंटों की कौन कौन सी नस्ल है, तो एक है भाई गोमट, एक है कौन सी, चंदन, जिसको जैसलमेरी भी कहा जाता है। इसके अलावा एक शेखावाटी है, एक कच्छी है। ये ऊंटों की क्या है भाई, नस्ल है। और आपको पता है ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, जोड़बीड़ बीकानेर के अंदर है। ऊंटनी के दूध की डेयरी कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर है। ऊंटनी के दूध में कौन सा दूध विटामिन पाया जाता है, तो ऊंटनी के दूध में विटामिन सी पाया जाता है। इसलिए इसके दूध के अंदर कहते हैं कि इसके दूध से क्या नहीं बनती है भाई, क्या नहीं बनता है, दही नहीं बनता है। ऊंट के दूध से कभी दही नहीं बनता है, ये याद रखना है। और इसके दूध की आइसक्रीम बनती है। और विशेष रूप से जो डायबिटीज के जो रोगी होते हैं, मधुमेह के, उनके लिए ऊंटनी का दूध क्या होता है भाई, फायदेमंद रहता है। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। राजस्थान का वह शासक जिसके पास ऊंटों की सेना थी, तो ऊंटों की सेना थी वो किसके पास थी, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के पास थी। प्रथम विश्व युद्ध में ये ऊंटों की सेना लेकर गए थे, सॉरी। और उसके अलावा इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि बॉक्सर के युद्ध में भी ये ऊंटों को लेकर गए थे, ऊंटों की सेना लेकर 1901 में चीन के विरुद्ध ब्रिटेन की सहायता के लिए। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है भाई। अब आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, क्योंकि अभी हमें 8 रन की और दरकिनार है अपने शतक बनाने में। तो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल भी आपके सामने मिल जाएगा। क्या कह रहा है सवाल आपसे, सवाल आपसे ये कह रहा है कि बताओ भाई सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में है। तो एक सिंचाई परियोजना है जिसका नाम है भाई सोम कमला और अंबा। इतना अच्छा सवाल पूछा है और आपको इसका क्या देना है, जवाब देना है। बता दीजिए भाई, सवाल पूछा क्या है, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना है जो किस नदी पर है, सोम नदी पर स्थित है। और ये किस जिले में है, ये आपको बताना है। बता दीजिए भाई, सोम कमला अंबा डूंगरपुर जिले के अंदर है। डूंगरपुर और उदयपुर के अंदर दोनों की यह संयुक्त परियोजना है। किस नदी पर है, सोम नदी पर है। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है भाई, किस जिले में है ये भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। और अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल ये कह रहा है फुलवारी की नाल कहाँ पर स्थित है। बेहतरीन सवाल आपसे पूछा है। राजस्थान के प्रमुख अभ्यारण्य वगैरह पढ़ते हैं तो उसके अंदर आता है फुलवारी की नाल। बताओ भाई फुलवारी की नाल कहाँ पर स्थित है। इतना अच्छा और इतना बेहतरीन सवाल आपसे पूछा है कि इसका आपको क्या देना पड़ेगा, आंसर देना पड़ेगा। बताओ फुलवारी की नाल, फुलवारी की नाल कहाँ पर है भाई, फुलवारी की नाल बताओ भाई, फुलवारी की नाल। वेरी गुड। कौन आंसर बता रहा है भाई सबसे पहले, तो सबसे पहले आंसर बताने वाला भाई कौन सा है मेरा, वेरी गुड, हनुमान प्रसाद, हरीश श्रावत, जीवराज दांदू, अजू अक्षय, अजू रीना, मोहसिन,
आशु, कपिल, अंजू सिसोदिया, कविता वर्मा, राज खटीक, मेवाराम, गोपाल, जीवराज। अब देखो भाई, सवाल आपसे पूछा है फुलवारी की नाल कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। ये एक अभ्यारण्य भी है और ये क्या है? एक दर्रा भी है। ये एक दर्रा भी है, याद रखना, उदयपुर के अंदर ये दर्रा भी है और ये अभ्यारण्य भी है। इसे अभ्यारण्य का भी क्या दे रखा है? दर्जा दे रखा है। उदयपुर के अंदर कहाँ पर है? तो उदयपुर के अंदर है कोटड़ा के अंदर। कहाँ पर है भाई? कोटड़ा के अंदर है। अब फुलवारी की नाल के अंदर कौन सी नदियां आती है, ये भी आपसे पूछ ले तो आप क्या कहोगे? सर इसको तो 1983 में तो उद्यान का दर्जा दिया जाता है। 1983 में इसे अभ्यारण्य का क्या दिया जाता है? दर्जा दिया जाता है। फिर आपसे क्या सवाल पूछा जाएगा इसी से रिलेटेड? आपसे पूछा जाएगा यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? तो यहाँ से एक तो मानसी वाकल नदी निकलती है। इसके अलावा इस अभ्यारण्य के मध्य से कौन सी नदी निकलती है? तो फुलवारी की मध्य से जो नदी निकलती है उसके बारे में आपसे पूछे तो मध्य से जो नदी निकलती है उसके बारे में आप कहोगे सर ये नदी है सोम। कौन सी? सोम। और अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बताइए देश का पहला ह्यूमन एनाटॉमी पार्क कौन सा? ह्यूमन एनाटॉमी पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ह्यूमन एनाटॉमी पार्क है वो इसी के अंदर स्थापित किया गया था। किसके अंदर स्थापित किया गया था? फुलवारी की नाल उदयपुर में स्थापित किया गया था। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। देखिए महाराणा प्रताप का स्मारक अलग है, महाराणा प्रताप का विजय स्मारक अलग है। तो सवाल आपसे पूछा जाएगा कि महाराणा प्रताप, कौन से प्रताप? महाराणा प्रताप थे और महाराणा प्रताप का विजय स्मारक कहां पर बना हुआ है? तो महाराणा प्रताप का विजय स्मारक की बात करें तो आप कहोगे सर महाराणा प्रताप का जो विजय स्मारक है वो यहीं पर बना हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। देखिए महाराणा प्रताप का स्मारक नहीं पूछा है, वो तो आपको पता है फतेह सागर झील है, हो जाएगा आपका। लेकिन सवाल आपसे पूछा है महाराणा प्रताप का विजय स्मारक कहाँ है? तो यहाँ पर बना हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। सवाल पसंद आया भाई? तो सवाल पसंद आया है तो लाइक करने में क्या नहीं करनी है भाई? अपना आलस नहीं दिखाना है। ये वाला बटन दबाते हो ना आप, एक बार दबाते ही आपका ऑटोमेटिक अंगूठा स्कैन होता है और आपका लाइक वाला बटन काला हो जाता है और इसका मतलब आप मेरी क्लास को अच्छे से क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, ये भी आपको भूलना नहीं है। अगले सवाल को देखते हैं और अगला सवाल है, उससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं और वो जानकारी आपके बहुत फायदेमंद और हितकारी है। और क्या है भाई हितकारी? वो आपको मैं बता दूं। हितकारी ये है कि अगर आप हमारे तक्षशिला एकेडमी का जो ऐप है, उस तक्षशिला का जो ऐप है एकेडमी का, उस तक्षशिला एकेडमी का अगर आप ऐप डाउनलोड करते हो तो उस ऐप के अंदर आपको बहुत सारी क्या मिलेगी? बहुत सारे कोर्स मिलेंगे, बहुत सारे नोट्स मिलेंगे और बहुत सारी आपको क्या मिलेगी? पीडीएफ मिलेगी। आप चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, देखिए तो चाहे वो आप आरएस की करो, चाहे आप एसआई की करो, चाहे आप एलडीसी की करो, चाहे आप सेट की करो, चाहे आप वन रक्षक की करो, चाहे आप एसएससी जीडी की करो, एसएससी सीजीएल, सीजीएस, सीएचएसएल, सबको करने के बाद आपको क्या करना है भाई? इनमें से हर एक क्लास का डेमो देखना है। डेमो देखने के बाद अगर आपको लगे कि मेरे लिए यह कोर्स फायदेमंद है तो मेरे भाई हमारे सभी कोर्स हैं उसके अभी ऊपर सेल चल रही है। मात्र 499 रुपए में घर बैठे शानदार और जबरदस्त राजस्थान की महान शख्सियतों के साथ आप अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। तो सवाल आपसे ये पूछा है, वह किला जहां बैठकर जहांगीर ने 10 जनवरी 1616 को अंग्रेज राजदूत सर थॉमस रो की अर्जी को भारत में व्यापार करने की इजाजत दी, तो वो किला कौन सा था जहां पर जहांगीर ने सर थॉमस रो से मुलाकात की थी? अर्थात जहांगीर और थॉमस रो की जो मुलाकात होती है वो कौन से किले में होती है, ये आपको बताना है। ये किला राजस्थान के किस जिले के अंदर है वो भी आपको बताना है। अब बता दीजिए भाई कौन से किले में बातचीत हुई थी? इतना अच्छा और इतना बेहतरीन सवाल पूछा है तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर है अकबर का किला। और अकबर के किले को ही मैगजीन का किला कहा जाता है। याद रखना इस किले के अंदर 1576 हल्दी घाटी युद्ध होता है। उस हल्दी घाटी युद्ध की क्या बनाई जाती है भाई? व्यूह रचना बनाई गई थी। अकबर ने यहाँ पर क्या बनाई थी? रणनीति बनाई थी। अकबर हल्दी घाटी युद्ध के अंदर भाग नहीं लेता है, लेकिन हल्दी घाटी युद्ध के अंदर कहते हैं कि अपनी सेना को सही तरीके से तैयार करने के लिए वो अजमेर तक आया था। फिर आपसे पूछा जाएगा इस किले के बारे में
कि इस किले का निर्माण अकबर ने करवाया था। किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था, जब वो 1570 में नागौर में आया था। फिर आपको याद होगा इसका निर्माण क्यों करवाया था, तो इसका निर्माण करवाया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। अकबर गुजरात जीता है उसके अंदर, और कहते हैं कि ये जो किला है पूर्णतः मुस्लिम शैली में बना हुआ है। तो राजस्थान का वह किला जो पूर्णतः मुस्लिम शैली या फिर मुगल शैली में निर्मित किला है, वो है ये वाला किला। फिर आपको पता होगा कि अकबर का एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है दानियाल। तो अकबर का पुत्र जिसका नाम होता है दानियाल, और दानियाल का यहाँ पर क्या होता है भाई? जन्म होता है। तो अकबर के किस बेटे का इस दुर्ग में जन्म हुआ? दानियाल का। फिर आपके देखिए इस किले का जो मुख्य दरवाजा कौन सा है, तो मुख्य दरवाजा है भाई जहांगीरी दरवाजा। कौन सा दरवाजा है भाई? जहांगीर दरवाजा इस किले का मुख्य दरवाजा है। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है, मुख्य दरवाजा जहांगीर दरवाजा है। आपको ये भी पता होगा कि 10 जनवरी 1616 को 10 जनवरी थी, और 10 जनवरी 1616 को सर टॉमस रो यहाँ पर आया था। और सर टॉमस रो यहाँ पर किससे मिलने के लिए आता है भाई? जहांगीर से मिलने के लिए आता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने यहाँ पर अपने क्या रखे थे? अस्त्र और शस्त्र रखे थे। कैसे शस्त्र रखे थे? अस्त्र और शस्त्र रखे थे। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। क्या रखना है भाई? याद रखना है। ये सवाल वो है जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा को बेहद धारदार बना सकते हैं, शानदार बना सकते हैं, जबरदस्त बना सकते हैं। क्योंकि आपको पता है जीके का कोई पार नहीं है, लेकिन जितना हो सके कंसेप्ट के साथ अगर अपन पढ़ेंगे तो पढ़ने और पढ़ाने का दोनों का मजा आएगा। आप लोगों ने मुझे इन 90 मिनट तक झेला है, 98 मिनट 98 मिनट यानी लगभग 100 मिनट तक झेला है। उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, और कल फिर मैं आपसे मिलूंगा कल शाम 8:30 बजे नए जोश, नए जुनून और नए प्रश्नों के साथ। तब तक आप सब अपनी तैयारी को जारी रखें। मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।